हेलो नन्ही जान, मैं हूं आपका अपना दीपक भैया। भाई एक बार फिर दोबारा से आप सभी का पूरे दिल से बहुत 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 सारा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाले सभी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया और आपके इसी प्यार की वजह से आज आपका भाई लेकर आए एक और नया चैप्टर। कौन सा? डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। भैया आज के लेक्चर में भी कुछ स्पेशल हो गया? अबे यार मैं हूं स्पेशल हूं। आज तेरा भाई YouTube के ऊपर पहला लेक्चर अपलोड कर रहा है जिसके अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए रियल इमेजेस, सारे माइंड मैप, इवन एनिमेशंस भी आज तुम लोगों को दिखाने वाला हूं। और अगर मजा ना आए तो कहना तो क्या, रेडी है मेरे साथ शुरू करने के लिए? तो आजा शुरू करते हैं आज का बढ़िया ताबड़तोड़ लेक्चर। कौन सा? डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। भाई लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कान पकड़ के तुम्हारा भाई अपनी जनता से सॉरी मांग रहा है कि लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया। बेटा एक्चुअल में बताता हूं लेक्चर डिले होने का कारण क्या है। 2 मिनट थोड़ी मोड़ी में तुमसे बातें करूंगा, तुम्हें सारी चीजें बताता हूं। देखो लेक्चर डिले होने का कारण क्या है। ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा 11th उठा लिया है। 11th क्लास को ही पढ़ाता हूं तो मेरे को पता है भाई ये पूरे 4 चैप्टर का मिक्सचर है 11th का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उन्होंने यहां पे डाल दिया। चलो तो लेक्चर तो भाई देख थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर मैं ट्राई करूंगा कि इमेजेस के थ्रू तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें सेट करके जाऊंगा। टेंशन मतलब मैं आ गया यार, सारी चीजें मक्खन क्लियर करा दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले भाई मैं आप सभी बच्चों से सॉरी बोलता हूं। देखो भाई मेरे को सबके नाम याद नहीं हो पा रहे हैं। भाई इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, भैया मेरा नाम ले लो, भैया मेरा नाम ले लो। भाई यार सच बता रहा हूं, सॉरी बेटा नहीं हो पा रहे हैं यार। इसलिए एक जुगाड़ निकाला तेरे भाई ने, मैंने सबका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। भाई ये सारे बच्चों की लिस्ट है। भैया आप सभी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने बीए शिक्षा केंद्र की फैमिली को और अपने भैया के परिवार को बहुत सपोर्ट किया। और एक खुशखबरी ये है कि तुम्हारे चैनल पे, तुम्हारे अपने YouTube चैनल पे आज कुछ दिन के बाद 10K की फैमिली नजर आने वाली है। फाइनली जो हमारा सपना था वो पूरा होने वाला है, और ये सब बेटा आप लोगों के प्यार की वजह से हो रहा है। तो इसी तरीके से भाई अपने भैया को प्यार करते रहना, अपने दोनों भाइयों को। अंकित भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज यार उनको भी इसी तरीके से सपोर्ट करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलो अब शुरू करते हैं आज का बढ़िया लेक्चर। कौन सा? डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। शुरू करें बेटा? कहोगे नहीं तो ठीक है भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, और एक और चीज मैं ना अपनी इंस्टाग्राम आईडी शुरू में डिस्प्ले कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हें पता ही है कि वहां जाना है तुम्हें कमेंट्स का, वहां पे मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है किसी भी चीज का, ठीक है। अब शुरू करते हैं, मजा आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फील के साथ पढ़ेंगे। भैया सबसे पहले आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी। हेलो इंट्रोडक्शन मैं समझाऊंगा अपने तरीके से, भाई लोग का कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चीजें सिंपल हो जाएंगी। देख सबसे पहले क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। भैया बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ध्यान सुन। मैंने तेरे को मान ले जंगल में भेज दिया, जैसे मैंने तेरे को जंगल में भेजा, जंगल में जाती तेरा दिमाग चकराया, जैसे दिमाग चकराया भैया मैं जंगल में गया, मैंने सबसे पहले देखा काई, यहाँ पे काई लगी हुई है। मैं भैया थोड़ा और अंदर गया, मैंने देखा छोटे छोटे पेड़ है। भैया मैं और अंदर गया, मैंने देखा भैया बहुत बड़े बड़े पेड़ है। इवन इसके अलावा मैंने देखा भैया यहाँ जंगल में चींटियां हैं, चींटी के ऊपर चींटे हैं, फिर ग्रास हॉपर है, फिर हाथी है, फिर जिराफ है, फिर शेर है, फिर चीता है, फिर सारी चीजें हैं। भैया मैं बहुत परेशान हो गया। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, कि भैया एक एरिया में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है, और अर्थ के ऊपर पता नहीं कितने सारे ऑर्गेनिज्म है। तो याद रखना इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अर्थ हैज अ एनॉर्मस वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी को क्या बोला गया, डाइवर्सिटी बोला गया, कि पृथ्वी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर है। अब सवाल ये आता है, सवाल आएगा ना, अब भैया सवाल ये आता है कि भैया इतनी डाइवर्सिटी का मैं करूंगा क्या? अरे मुझे 2-4 जानवर दे देते, मेरा तो उन्हीं से काम हो जाता है ना भाई। तो मैं इतने का करूंगा क्या? सुन भाई, अगर पृथ्वी के ऊपर बैलेंस बना के रखना है, पृथ्वी को चला के रखना है, तो हमें ये सारे ऑर्गेनिज्म की नीड लगने वाली है। अनटिल अनलेस पृथ्वी चलेगी ही नहीं। आज समझाता हूं कैसे। दिमाग लगा और मैं तेरे से एक सवाल पूछूं, मुझे एक बात बता कि मेरे पास ऑक्सीजन, ये सांस ले रहा है, कहां से आ रही है ये ऑक्सीजन, कहां से आ रही है? कहेगा भैया ये ना प्लांट से आ रही है। भाई समझ जा, एक चीज दिखा रहा हूं मैं तेरे को। धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फिक्स करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, एक लोअर दर्जे का प्लांट है। सही बोला मैंने, एक नीचे दर्जे का प्लांट है जिसका नाम है एल्गी, काई। तो पानी के अंदर ना काई मौजूद है, समंदर के अंदर, वो धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फिक्स करती है। इतना प्लांट नहीं कर पाते, समझ रहा है? तो अब आप तेरे मन में क्वेश्चन आएगा, भैया तो जो मैं सांस ले रहा हूं, क्या वो जो प्लांट मेरे को बाहर दिख रहे हैं उनकी ऑक्सीजन है? उनकी भी है, लेकिन लार्ज अमाउंट में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो समंदर में मौजूद एल्गी करती है।
समझ गया, काई करती है। तो बता, अगर ये एल्गी नहीं होती और मैं छोड़ देता केवल सिर्फ प्लांट के भरोसे, क्या होता है सृष्टि का, खत्म हो जाती मेरे भाई। इसलिए भगवान ने क्या बना दी, एल्गी बना दी, ताकि इसको ऑक्सीजन की कभी खत्म ही ना हो, ऑक्सीजन भरपूर रहे। समझा, आई बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल देख, दूसरा एग्जाम्पल देख। भगवान को पता था कि मान ले जब ये जंगल में जाएगा, तुम कभी जंगल में जाना, अरे जंगल नहीं गए, कभी कहीं ना कहीं तो गए होगे, जब तुम कहीं ना कहीं जाओगे वहां देखोगे यार कि वहां पे ना कहीं से गंदी गंदी स्मेल आ रही है। अब तुम जंगल में गए, अरे यार यहाँ तो कोई एक जानवर चढ़ रहा है, तो तुम क्या करोगे, मम्मी मैं एक काम करता हूँ, एक फावड़ा और एक हथौड़ी लेके, हथौड़ी कहां से आ गई, एक फावड़ा लेके चलता हूँ, उसके बेचारे की अंतिम संस्कारों करके आ जाता है। ऐसा तो नहीं करते, है ना, ऐसा बहुत लोग नहीं करते। तो कुदरत को पता था कि जब किसी जानवर की डेथ हो जाएगी तो उसको मुझे साफ करना है, समझ रहा है। तो इसलिए अब ये तो है नहीं मैं फावड़ा लेके पहुंच गया वहां पे, है ना। तो कुदरत ने क्या करा, दो ऑर्गेनिज्म बना दिए, एक बना दिया फंगस, याद रखना, एक क्या बनाया, फंगस बनाया, और दूसरा क्या बनाया, बैक्टीरिया। और ये दोनों जाते हैं उस बॉडी पे अटैक करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, खत्म, पूरा शरीर डिकम्पोज हो गया। बात समझ में आई? तो भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने बनाया। तीसरा, एक बात बता, हम लोग तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, मुझे बच्चा पैदा करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लूंगा। अब मैं तेरे से बोलूं कि प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कहेगा है ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, प्लांट कैसे कर सकता है, प्लांट तो मूव ही नहीं करता। एग्जैक्टली, प्लांट मूव नहीं कर सकता, इसलिए प्लांट बच्चा पैदा करने के लिए एक एनिमल, एक इंसेक्ट का सहारा लेता है। कहता है कि भाई मैं ना मूव नहीं कर सकता और मेरे स्पर्म्स को वहां पहुंचा दे। तो इंसेक्ट आता है, कहता है ओके भाई तू मूव नहीं कर सकता, मैं आऊंगा, भिन 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 करता हुआ मेरे ऊपर चुपका, मेरे से स्पर्म लेकर भिन 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 करता हुआ यहां चला गया और फीमेल पार्ट पे जाके छोड़ दिया। ये वाला टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। मैंने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर डाला है, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। सबसे पहला लेक्चर मेरा ही है बेटा, यूट्यूब के ऊपर जाके देखना, मिलेगा तुम लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर, वहां डिटेल में पढ़ा है। तो पॉलिनेशन के लिए अगर मान ले अब भगवान अगर इंसेक्ट को ना बनाए, क्या होगा, चल जाएगा हमारा सृष्टि, नहीं चल पाएगा। समझ पा रहा है? इसलिए भगवान को पता था कि इस सृष्टि को चलाने के लिए मुझे बहुत बड़ी डाइवर्सिटी की जरूरत है, तो उन्होंने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनाए। सच बता रहा भाई, जिसने भी इस धरती को बनाया ना वो बहुत ही एडवांस है भाई, बहुत ही एडवांस है वो, ठीक है। तो तुम अभी फील नहीं कर पा रहे होगे जो मैं फील कर पाता हूं चैप्टर को पढ़ते वक्त, ठीक है, शायद कर पाओ, तो करना बेटा, बहुत अच्छी चीज है। अभी देखो, हाउ दिस बायोडाइवर्सिटी हैज इवॉल्व, अपना नया टॉपिक आता है कि भैया बायोडाइवर्सिटी बनी कैसे। ओ भाई तू समझ जा, अब देख बायोडाइवर्सिटी बनी कैसे, ध्यान सुनियो, ध्यान से, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हूं कि बायोडाइवर्सिटी बनी कैसे, इतने सारे ऑर्गेनिज्म आए कैसे। ध्यान से, मान ले कि मेरे पास एक गोला है, मेरे पास क्या है, ये गोला, एक पृथ्वी का गोला है। इस समय सारे ऑर्गेनिज्म एक ही पॉइंट पे रहते हैं और इस गोले का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल है, 32 डिग्री के आसपास है। पता नहीं सडनली क्या हुआ, एकदम से आसमान में से कोई मीटरॉड आया और ऐसे ही धरती के ऊपर भम करके गिरा। अब जैसे भम करके गिरा, इसमें धमाका हुआ, और धमाका होने से पृथ्वी के कॉन्टिनेंट, पृथ्वी के नहीं हो भाई, वो पृथ्वी के टुकड़े करें तो लगा दूंगा पिटाई तेरी, पृथ्वी के कॉन्टिनेंट से टुकड़े हो गए। एक हिस्सा इधर चला गया, पृथ्वी के 4 टुकड़े हुए, पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स के, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया। अब सारे जानवर इधर उधर बिखर गए। अब भाई परेशान, क्योंकि वो तो 32 एनवायरमेंट में रहते थे, खाना पीना सब था। अब एक टुकड़ा जो इधर गया, वहां पे क्या हुआ, सडनली बहुत ज्यादा ठंडा एनवायरमेंट हो गया, एकदम से बर्फ पड़ने लगी। अब जैसी बर्फ पड़ने लगी, वहां पे क्या हुआ, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सबकी डेथ होती जा रही है, सारे मरते जा रहे, मरते जा रहे। अब भाई वहां मीटिंग बैठी, सभी जानवर ने मीटिंग लगाई कि जल्दी से सभा को आराम पेश किया जाए। सारे जानवर सामने बैठे, क्या करना है भाई, तो सबने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे। तो वो बैठे और उन्होंने भगवान से शक्ति लगाई कि हे भगवान प्रकट हो और मुझे शक्ति दो। तो भगवान ने उन्हें शक्ति दी और उनका डीएनए मैनिपुलेट हो गया, और मैनिपुलेट होने के बाद उनके अंदर आई वेरिएशन, बदलाव आया, उनके अंदर चेंजेस आए। उनकी बॉडी पे जब भगवान ने शक्ति दी, उनकी बॉडी पे धीरे धीरे नए नए बाल निकलना शुरू हो गए, और वो बाल उनको कंबल की तरह एक्ट कर रहे थे, उनको बाहर सर्दी से बचा रहे थे। समझ में आया? तो क्या हुआ उनके शरीर में, उनके शरीर में आई वेरिएशन, बदलाव आया, और उस बदलाव को उन्होंने कर लिया अडैप्ट। समझ गया? अब जिससे वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं। फील आ रही है? एग्जांपल देख पोलर बियर। समझा रे, पोलर बियर के ऊपर बाल क्यों आए? क्योंकि इसको ठंडे एनवायरनमेंट में रहना था, और ठंडे एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या चाहिए, अरे मर जाता ना बेचारा, ये मर जाता नहीं कि, तो इसको क्या हुआ, इसको ठंडे एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या चाहिए था मेरे भाई, बॉडी के ऊपर बाल चाहिए थे, तो अब ये सर्वाइव कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। अब क्या हुआ दूसरे एग्जाम्पल में, ध्यान से सुनना,
भाई एकदम से पता नहीं यहाँ पेन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे एग्जाम्पल में दर्द हो रहा है सीने में। तो अब देखो दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ, सडनली एकदम से क्या हुआ, दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं। एक टुकड़ा चला गया एक ऐसी जगह जहां पर खाना ही नहीं था, जहां पर खाना ही नहीं था। अब भाई सारे जानवरों की फाइनली डेथ होने लगी। अब क्या हुआ, फिर से मीटिंग बैठी, उस सभा में निष्कर्ष हुआ, फिर से भगवान को याद किया गया, ए भगवान मुझे शक्ति दे। भगवान ने शक्ति दी, और ये शक्ति दी फीमेल्स को, फीमेल जानवरों को दी, फीमेल एनिमल्स को दी। उनके शरीर में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करे ताकि वो अपने बच्चे को मिल्क पिलाएं और मिल्क पिला के उन्हें जिंदा रख सके। समझ में आया? पहले उनके पास मान ले मेमोरी ग्लैंड्स नहीं थे, उनके शरीर में मेमोरी ग्लैंड्स आ गए और अब वो बच्चे को मिल्क पिला रही है और अपने जीवन को आगे चला रही है। तो देख मेरे भाई, क्या ये टाइगर है? टाइगर के पास क्या डेवलप हुए? मेमोरी ग्लैंड, जिसने उसने अपने बच्चे को क्या कराया? सर्वाइवल में हेल्प करा दी। समझ रहा है भाई? बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना कोई खतरनाक नहीं पढ़ाना कि तेरे को पेट वेट में दर्द हो जाएगा। बहुत मक्खन क्लियर कर दूंगा चैप्टर, बहुत टफ चैप्टर, बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो, और वहां नहीं मिल रहा है तो इंस्टाग्राम पे भाग के चला जा, मुझे तुरंत बता दे भाई ये टॉपिक नहीं है, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है तेरे को? ठीक है भाई, जितना पॉसिबल है उतना हेल्प करूंगा। अब क्या हुआ, एक टुकड़ा, 4 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा ऐसा हुआ जहां पे सारी जगह पानी भर गया, सारी जगह पानी भर गया। अब जब सारी जगह पानी भरा, बेचारी ये जो एनिमल था, इसको मैं कुछ नाम नहीं दे रहा, ये परेशान, कह रही है भैया अब मैं क्या करूंगी? तो इसने भगवान से फिर से प्रकट किया, हे भगवान शक्ति दे। भगवान ने इसको शक्ति दी, इसका डीएनए बदला, और बदलते ही इसके डीएनए में जो हड्डियां थी अंदर, वो हो गई हॉलो, हल्की हो गई, और जैसी हल्की हुई इसने मारा पहला ऐसे एक पंख, और बेटा ये हवा में उड़ गई। समझ पा रहा है? इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का जन्म हुआ। अब एक चौथा एग्जांपल एनसीईआरटी में कैमल का, देख ध्यान से क्या हुआ। एक जानवर जो टुकड़ा था, एक टुकड़ा ऐसा हुआ कि वहां पर कोई भी पानी का निशान ही नहीं है, सारे जानवर प्यासे मर रहे हैं बेचारे। फिर से वही शक्ति लगाई उन्होंने, हे भगवान शक्ति देव प्रकट हुआ, उनका डीएनए मैनिपुलेट हुआ, उनके डीएनए में चेंज आया। और डीएनए में क्या चेंज आया? क्या चेंज आया? उनके डीएनए में ये चेंज आया कि भगवान ने कहा पानी नहीं है ना, टेंशन मत ले, पर तू खाना खाता रही हो। उसने खाना खाना शुरू करा, उसकी बॉडी में फैट स्टोर हुआ। उसकी बॉडी में क्या स्टोर हुआ? उसकी बॉडी में फैट स्टोर हुआ। अरे देख ना कितनी खूबसूरत इमेजेस लाए हो रहे तेरे लिए। बॉडी में फैट स्टोर हुआ। अब ये क्या करता है, जैसी कैमल को प्यास लगी, इसने क्या करा, अंदर ही अंदर फैट को ब्रेक करना शुरू करा और उस फैट से पानी निकाल लिया। अब कहेगा ये कैसे कर सकता है? ओ भाई इसका शरीर ऑटोमेटिक करता है ये काम। समझ में आया? इसलिए डेजर्ट में कैमल हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि ये पानी को अंदर स्टोर कर लेता है, फैट से अपने ब्रेक डाउन करता है। तो ये मेन कारण है धरती पर बायोडाइवर्सिटी आने के। क्या? वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब बदलाव, जो सराउंडिंग ने किसके अंदर ला दिए? ऑर्गेनिज्म के अंदर, समय के साथ आ गई, और उस चीज को हमारी बॉडी ने क्या करा? अडेप्ट कर लिया बेटा, और उससे आज इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी आज हमारे पास देखने को मिल रही है। समझा नहीं समझा? भाई देख, कोई भी प्रॉब्लम आए ना बेटा, कोई भी प्रॉब्लम छोटी से छोटी मेरे को जरूर बताइए, ठीक है? छोटी छोटी कोई भी प्रॉब्लम आए, समझ गया? तो यहां पे यही लिखा है कि वेरिएशंस आए जिसने चेंजिंग कंडीशंस को अडाप्ट करने में हेल्प करा, और उससे नई प्रजातियों का जन्म हुआ। सब बता दिया तेरे को, सब बता दिया, ठीक है भाई? सारे एग्जांपल्स क्लियर है, इमेजेस बहुत अच्छे हैं। अब देख, फॉसिल्स एज एन एविडेंस। फॉसिल एज एन एविडेंस का क्या मतलब है? भैया आप इतनी देर से पकड़ा करे जा रहे हो, मेरे को एक बात तो बता दो कि भैया इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका कोई सबूत है? हाँ जी, फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब कोई आदमी मरता है या कोई भी जानवर मरता है तो उसके अवशेष बचे रह जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फॉसिल। उन्हीं को क्या बोलते हैं? फॉसिल। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे। मान ले मेरे पास सिर्फ इतनी ही जगह है, मेरे पास सिर्फ इतनी ही जगह है। ध्यान सुनियो, कहीं ऊट पटांग तरीके से सोचे, इतनी जगह है। आज से 1000 साल पहले एक आदमी की डेथ हुई, मैंने मट्टी खोदी, यहां मट्टी खोदी, उसको दफना दिया। 1000 साल पहले का आदमी, बड़ा कोई सिंपल सादा आदमी, दफना दिया। उसके पास ना मोबाइल था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ था, दफना दिया, उसके ऊपर मट्टी डाल दी। अब कुछ साल बाद, उसके 100 साल बाद एक आदमी की फिर डेथ हुई। अब बता, अब क्या करूंगा? अब उसको उसके ऊपर वाली लेयर पे दफनाऊंगा, उसको नहीं कि पहले उसको निकालूंगा। भाई उसकी आत्मा मेरे को गाली देंगी कि मेरे साथ क्या अन्याय कर रहा है भाई तू, तो ऐसा नहीं करना, उसकी आत्मा को
को छेड़छाड़ नहीं करनी, उसके ऊपर ही उसको क्या कर देना है, दफना देना है। ऐसा नहीं उसकी आत्मा को निकाल लो बेटा। फिर ध्यान रखना, फिर मेरे से मत कहना कि भैया मेरे साथ साथ ना कोई और भी पढ़ रहा था, अगर आपने ऐसा किया तो बेटा बगल वाली चेयर में तुम्हारे को और कोई भी पढ़ रहा होगा, तो ये छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो उसके ऊपर उसको दफना दिया, उसके ऊपर क्या डाल दी, सॉइल की लेयर डाल दी। फिर क्या हुआ, फिर उसके 100 साल बाद एक आदमी की डेथ हुई तो उसको ऊपर दफना दिया, फिर उसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, सॉइल की लेयर डाल दी। फिर 100 साल बाद एक आदमी डेवलप हो। कहने का मतलब अगर मैं जमीन को खोदना शुरू करूंगा और जितना नीचे खोदूंगा उतने पुराने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, उतने पुराने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और जितना ऊपर आऊंगा उतने नए ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। समझ गया, समझ गया, नहीं समझा तो ध्यान रखना ये क्या कह रहा है। फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं। कहां मिलते हैं, रॉक्स में, सैंड में और मड में मिलते हैं। अगर ऊपर वाली लेयर को देखेंगे, ऊपर वाली को तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, नीचे वाली को देखेंगे तो सिंपल। भाई पहले के इंसान, आज से 1 लाख साल पहले के अगर मुझे फॉसिल देखने को मिले तो उन इंसानों का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा कोई खास नहीं था जो आज हम लोगों का शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है बेटा। ये ध्यान रखना, क्या ये समझ में आया। और इससे हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल्स कैसे बिहेव करता है, एक्ट एज अ नेचुरल रिकॉर्ड। जैसे भाई हम लोगों को ना रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं ना, हर आदमी के रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं, इनके रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ये फॉसिल्स हमें उसके बारे में सब समझा देता है। समझ गया। अब चलते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है बीरबल सहानी। ध्यान सुनना, भारत के साइंटिस्ट हैं। तो बीरबल सहानी जो है, इन्होंने क्या करा, एनिमल्स के फॉसिल की स्टडी नहीं करी, जानवरों की हड्डियों की स्टडी नहीं करी, इनको इंटरेस्ट था प्लांट्स में। तो ये क्या करते थे, जमीन खोदते थे और वहां से प्लांट्स के फॉसिल को बाहर निकालते थे। और जब इन्होंने प्लांट के फॉसिल को बाहर निकाला, उन प्लांट के फॉसिल को नए वाले आज के मॉडर्न प्लांट से कंपेयर करते थे। अच्छा ये इनके साथ चीजें हैं, और उनके बीच में रिलेशंस देखते थे कि भाई पुराने में और नए में क्या रिलेशन है, क्या कुछ बदलाव आया या नहीं आया। बात समझ में आ गई कि नहीं। और इसीलिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खड़ा करा, कौन सा, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोलॉजिकल साइंस, BSAIP इन लखनऊ। समझ गए। और ये किस पे स्टडी करते थे बेटा, ये हमारे प्लांट्स पे स्टडी करते थे, जो क्या करते थे, हमारे एंशिएंट प्लांट और पास्ट एनवायरनमेंट को कंपेयर करने में हेल्प करते थे। और ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने आपको समझा दी। तो देख लो ये बीरबल, देखो रियल इमेज नहीं है बीरबल सहानी की, तो बीरबल सहानी देखो प्लांट के फॉसिल को कंपेयर कर रहे हैं हमारे न्यू प्लांट से। समझ गया, समझ गया। हाँ चल भाई, अब चलते हैं इंडिया एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। भैया आप इतनी देर से विभिन्नता, अलग अलग तरह के जीव, हमारे भारत में कुछ है कि नहीं है, क्या भारत बिल्कुल खाली पड़ा है। ओ भाई समझ जा, पूरे विश्व की नजर ना भारत पे टिकी हुई है। पता है क्यों, क्योंकि भारत ना बायोडाइवर्सिटी का एक हब है। यहाँ धरती, इस धरती पे जितनी प्रजातियां भारत में और कहीं ना है, अमेज़न के वर्षा वन को छोड़ के, उसके बाद ये धरती जहां पे सबसे ज्यादा प्रजाति है ये भारत है। समझ रहा है क्यों, ध्यान सुन। भारत में अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है, लैंडस्केप्स। तुझे भी पता है कौन कौन सा, जल्दी बता भैया। हमारे पास माउंटेन्स है, पहाड़ है, हमारे पास डेजर्ट रेगिस्तान है, क्या हमारे पास वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट। प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज होता है फ्लैट लैंड, एक फ्लैट लैंड को प्लेट्यू बोलते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास कोस्टलाइन है, समुद्री तट है कि नहीं। अब दिमाग लगा, अगर तू दिमाग लगे तो समझ में आ जाएगा। जल्दी बता, जो प्रजाति पहाड़ों पे मिलती है क्या वो रेगिस्तान में मिलेगी, कभी नहीं। मान ले डेजर्ट में कौन मिलता है, कैमल मिलता है। अब कैमल को तू माउंटेन पे जाके ढूंढने लगेगा तो भैया इसको बोल थोड़ा सा सही हो जा, अगर ऐसा काम कर रहा है तो। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। इसके अलावा अगर तू वर्षा वन में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गए, ये वर्षा वन में ज्यादा मिलेंगे। समझ रहे हैं, वहां पे तेरे को ये कैमल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भारत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। और भारत में एक और चीज है, हमारे पास अलग अलग तरह की सॉइल है, अलग अलग तरह के टेम्परेचर है, अलग अलग तरह की हमारे यहाँ बारिशें होती है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए भारत के अंदर क्या है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। और भारत के अंदर कुछ ऐसी प्रजातियां जो कहीं और मिलती ही नहीं है, और इन प्रजातियों को बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्पीशीज, एंडेमिक, जो कहीं और मिलती ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे भारत में मिलती हैं, अपने देश में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। तो ये ध्यान रखना, वो कौन कौन सी है, नीलगिरी थार। क्या है नीलगिरी थार, ये है नीलगिरी थार। समझा। अगला क्या लिखा है, लायन टेल मैक्यू। क्यों बोला इसको लायन टेल, ये तो है तो बंदर ही भाई। लायन टेल इसको इसलिए बोला क्योंकि इसकी पूंछ शेर जैसी है, ठीक है। अगला क्या है, नेपेंथीस खासियाना, पिक्चर प्लांट। ये क्या है, ये दिख रहा है तेरे को, इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। पिक्चर प्लांट क्या है बेटा, ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है। ये सोचो पहला पेड़ है जो कीड़े खा के जिंदा रहता है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद कौन सा है, नीला कुरंजी। क्या ये तुमको दिख रहा है नीला नीला, ये फ्लावर है, तो ये क्या है, नीला कुरंजी है। तो ये सिर्फ हमारे भारत में मिलते हैं, और वो भी
कुछ ही सेलेक्टेड जगह पे, हर जगह नहीं मिलते हैं, कहीं तू हर जगह ढूंढने लग जाए, समझ में, कहीं बोले कि मैं पापा को छत की बालकनी पे देख के आऊंगा, बेटा कहीं नहीं मिलेगा तेरे को छत की बालकनी पे, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखियो। अगला आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्या भैया भारत में आपने बताया बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, पर उनके नाम तो बता दो जहां पे ये हॉटस्पॉट्स हैं। तो ध्यान सुन कहां कहां है। सबसे पहला वेस्टर्न घाट, दूसरा इंडो बूर्मा, तीसरा हिमालय, चौथा सुंदरलैंड। तो ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब ये वो जगह है जहां पे एंडेमिक स्पीशीज मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। वेस्टर्न घाट्स में जो मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी, इंडो बूर्मा मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडो बूर्मा में मिलेगी, और वही बहुत सारी मिलेगी। अब तेरे को ना फील लेने में दिक्कत आता है, कैसा ए भैया वेस्टर्न घाट कैसा दिखता है रे, मेरे को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ट्राई करा इमेज बनाने का। तो देख इस तरीके से दिखता है कुछ वेस्टर्न घाट, समझ गया। अगला क्या दे रहा इंडो ना, ये इस तरीके से दिखता है तेरे को वेस्टर्न घाट। ये क्या दे रहा इंडो बूर्मा, ये क्या दे रहा हिमालय, हिमालय तो समझ में आता है पहाड़ वहाड़, ठीक है। अगला ये क्या है तेरे पास, ये क्या है तेरे पास सुंदरलैंड, ठीक है, इंक्लूडिंग निकोबार आइलैंड। तो ऐसा समझ ले ये निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे अलग अलग प्रजातियां हमें मिलती है। भाई समझ में आ रहा है, भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख ये चैप्टर है कॉम्प्लिकेटेड, मैं मानता हूं, अभी तो बेटा शुरुआत हुई है, अभी आगे देखता जा, शरीर और आत्मा का सम्मिलन अलग हो जाएगा। मैं तो तब भी बहुत प्यारे तरीके से पढ़ा रहा हूं, स्कूल वाले पढ़ाएंगे ना वो तो इमेजेस भी ना दिखाने वाले, शरीर और आत्मा ऐसे अलग। ए भैया आप कौन है, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरे अंदर थे, आप मेरे जैसे क्यों दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमारे साथ फील होने वाला है, ठीक है। और ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं हूं ना यार, क्यों घबरा रहा है। कोई भी डाउट है कमेंट कर दियो। अगला फॉरेस्ट एंड क्या है, अगला फॉरेस्ट एंड डिजास्टर क्या है प्रोटेक्शन। अब क्या हुआ, क्या भैया ये बायोडाइवर्सिटी मेरे किसी काम की है। हाँ आपने बताया था भैया हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसके अलावा भैया देती है क्या। हाँ भाई देती है, क्या देती है ध्यान सुन। तो बायोडाइवर्सिटी, अबे यार तेरे को घर बनाना है, ठीक है। पहले के जमाने में जापान में आज भी मोस्ट प्रोबेबली जो घर होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, क्योंकि सीमेंट के घर ना टूट जाते हैं, वहां अर्थक्वेक बहुत आता है। तो वो क्या करते हैं, लकड़ी के घर बनाते हैं। तो लकड़ी कहां से आई, पेड़ों से आई। दवाइयां कहां से आ रही हैं, कहां से आ रही है, पेड़ों से। बायोडाइवर्सिटी आ रही है। मान ले एक ही पेड़ होता, उस पर सिर्फ और सिर्फ बुखार की दवाई है, खांसी की दवाई चाहिए है, अगर यहाँ पे पोड़े पिंचे हो गए उनकी दवाई चाहिए, कहां से आएगी। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहा है, तो ध्यान रखियो, ठीक है। ये सिर्फ तेरे को समझाने के लिए, बाकी मेडिसिन हम केमिकल से भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने तो अपने टाइम में कॉलेज में मेडिसिन बनाई है, ठीक है। हाथों से हमने पैरासीटामोल बनाई है, पर वो खाने लायक नहीं थी, वो खिलाने लायक थी दोस्तों को, ठीक है। खुद खाने लायक नहीं थी, हाँ जिसको जो खास दोस्त है उसको खिला सकते थे, ठीक है। तो अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास, क्या है, एक कहानी सुनाता हूं। 1999 में ओडिशा में क्या हुआ, एक साइक्लोन आया, ओडिशा में साइक्लोन आया। वहां पर एक अच्छी बात यह थी कि वहां पर मौजूद था, क्या वहां पर मौजूद था मैनग्रोव का फॉरेस्ट। और जैसे ही वहां साइक्लोन आया, वो साइक्लोन का इंपैक्ट किसने झेल लिया, मैंग्रोव्स ने झेल लिया, जिससे क्या हुआ, ये हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहे। तो यहां बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अब ध्यान से एक बीमारी समझा रहा हूं तेरे को। बीमारी का नाम है कायासान्यूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको क्या बोलते हैं, KFD बोलते हैं। क्या होता है भैया KFD, ध्यान सुन। KFD में क्या होता है, तुमने टिक्स तो देखी होंगी, डॉग्स पे लग जाती है, डॉग्स के हेयर्स में लग जाती हैं, फिर उनका ब्लड चूसना चालू कर देती हैं। तो हमारे पास एक टिक्स थी, एक टिक है, वो क्या करती है, उसको ना बंदरों का खून पीना बहुत पसंद है, और बंदरों के अंदर होती है बीमारियां। वो गई 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 ऐसे भिन मनाते गई और बंदरों पे जाके अटैक कर दिया, और बंदरों पे अटैक करके वहां से बंदरों से खून चूस रही है, चूस रही है, चूस। अबे यार जब खून चूसेगी तो क्या बंदर के साथ साथ इन्फेक्शन लेगी कि नहीं लेगी। अब खून चूस के वो लुढ़क कर आ गई किसके पास, इंसानों के पास, कि चल भाई मैं चलती हूं कहां पे, इंसानों के पास, मुझे इंसानों का भी खून पसंद है। तो आई, उसने मेरा भी खून चूसना शुरू कर दिया। अब जैसी खून उसने मेरा चूसा, उसके अंदर बंदर का खून भरा हुआ था, मेरे बॉडी में उसका खून ट्रांसफर हो गया, मतलब कि उसकी बीमारी मेरे शरीर में भी आ गई। हे राम, ये क्या हो रहा है। तो मैं भी क्या होने लग गया, बीमार होने लग गया। तो बायोडाइवर्सिटी ने कैसे हेल्प करी, बायोडाइवर्सिटी ने क्या करा, उस टिक के आगे बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट कर दिए। देख जैसे उसने बोला कि ले तेरे लिए ये ऑर्गेनिज्म है, ये शेर है, ये चीता है, ये जिराफ है, ये एलिफेंट है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये ढिमकाना है। तो अब क्या हुआ, अब यार टिक्स के पास ना ऑप्शन आ गया, यार इंसानों को खाने से अच्छा इनका खून एक बार टेस्ट कर लेता हूं। तो वो मेरे पास नहीं आ रही, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास जा रही है। और इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी ने इस बीमारी को फैलने से बचाया। समझ गया, समझ गया। अब वो मेरे पास नहीं आती, वो उनके खून में पीने में बिजी है, अब मेरा खून सुरक्षित है। अब मेरा खून बस एक ही चीज पी रही है, मच्छर, ठीक है। मच्छर बहुत ज्यादा हो गया है, गलत चीज नहीं लेनी है, हाँ
ठीक है, मच्छर पी रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ गंदी सोच नहीं रखनी है, अच्छी सोच रखना है, अच्छा आदमी बनना है। अगला देखो, बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट। तो बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट का क्या मतलब है? भैया मेरी जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है ना, ये खतरे में आज, सच बता रहा हूं, ये बहुत खतरे में। क्यों? और ये खतरे में हमारे लालच की वजह से। ध्यान से सुनियो, ये एक बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ डिजिटल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, जंगल है। यहाँ पे एक आदमी है और एक औरत है। उसने क्या करा, उन्होंने प्लान करा कि हमें एक घर बनाना है, 2 पेड़ काट दिए। अब उन्होंने जब 2 पेड़ काटे, वो ये भूल गए कि इस पेड़ पे और कुछ लोग भी थे, चिड़िया थी, और सारे हमारे ऑर्गेनिज्म थे जो इस पेड़ के सहारे जिंदा थे। वो कहाँ गए बेचारे? वो तो बेघर हो गए। अब क्या हुआ, हमारा लालच ना यहां तक शांत नहीं हुआ। हमने क्या करा, हमने अपना परिवार बढ़ाया। 2 से हमने 4 बच्चे पैदा कर, नहीं यार ज्यादा हो गए, 2 से हमने 6 बच्चे पैदा करे। अब ठीक है, 4 में मजा नहीं आ रहा था, 6 करेंगे। तो 6 बच्चे हम लोगों ने पैदा करे। अब 6 बच्चे हम लोगों ने पैदा करे। वो कह रहे पापा पापा मेरे को ना एक पर्सनल रूम चाहिए। तो उन्होंने क्या, रुको 2 पेड़ और काट देते हैं। उन्होंने 2 पेड़ और काट दिए। अब जब पेड़ काटे, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा लालच था। हमने अपने लालच के लिए पेड़ों को काटना शुरू करा और हम ये भूल गए कि इस पे जो प्रजातियां रह रही है उनका क्या होगा। और धीरे 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 प्रजाति खतरे में आ गई और इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा। तो जल्दी बता, मेन कारण क्या है? हमारा लालच। सिर्फ और सिर्फ, सच्ची बता रहा हूं, हमारा लालच। और अगर इसी हिसाब से पढ़ाई को, चैप्टर को छोड़ा भी साइड में, सच बता रहा हूं, अगर इसी हिसाब से लालच अगर रहा तो आने वाले कम से कम मान ले 500 साल के बाद यहां पर कुछ किताबों में सिर्फ जो शेर है ना, सिर्फ किताबों में दिखाई देंगे, रियल लाइफ में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। फिर जब हम चले जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी देखा करेगी, अच्छा शेर ऐसा होता था, अच्छा डॉग्स ऐसे होते थे। हाँ, वो फिर फोटोज में देख रहे हैं, होलोग्राम्स में देख रहे हैं, रियल लाइफ में उन्होंने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे, हमने सारा कुछ उजाड़ के चले गए, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सारी चीजें मैनेज करनी है, हमें बचानी है अपनी बायोडाइवर्सिटी। तो ध्यान रखना कि बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी है और इसको उड़ाने में हमारा ही योगदान है। हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, ग्रीडीनेस दिखा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज से ये सारा खेल हो रहा है, ठीक है, इन सबसे हो रहा है। और इसी तरह से हमारी स्पीशीज क्या हो रही है बेचारी, देखो ना, बेघर होती जा रही है, इनका घर ही उजड़ता जा रहा है। क्या करेंगे ये? मैं सच्ची बता रहा हूं, आज तुमसे अपने दिल की बात कहता हूं। मेरे को सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है? मेरे को सबसे ज्यादा दुख जब होता है जब मैं किसी जानवर को रोड पे पिन्नी या कूड़ा खाते हुए देखता हूं। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूं। मैं भगवान से सिर्फ एक ही दुआ कर रहा हूं कि भगवान जिस दिन मुझे पैसा आएगा, जिस दिन मुझे शक्ति देगा कि मैं इतना कैपेबल हो जाऊं कि मेरे पास किसी और की मदद करने के लिए पर्याप्त पैसा हो, मैं उस दिन उनकी हेल्प जरूर करूंगा। बस मेरा एक ही ये ख्वाहिश है कि मैं अपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जितना मेरे से हो सकेगा कि मैं वहां पर उन जानवरों की, उन गायों की, उन बैलों की, जितने भी आसपास ऑर्गेनिज्म है, उन सबकी मदद करूंगा, ठीक है, अपने पैसों से। मैं किसी से मांगूंगा नहीं, अगर मैं इस काबिल हो गया तो बाकी देखते हैं। कि मेरे को बहुत दुख होता है, मैं नहीं देख सकता ये चीजें कि जिस माँ का दूध पीकर मैं बड़ा हुआ वो माँ आज मेरी रोड पर कूड़ा खा रही है। तो मेरे से नहीं देखा जाता भाई, और मैं देख भी नहीं पाता। तो मैं तो मदद करूंगा, बस भगवान से ये दुआ है कि इतना मेरे को काबिल बना दे, क्योंकि अभी तो मेरी ही जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है बेटा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूं जितना मेरे से हो सकता है। बाकी आगे देखते हैं, तो मैं कोशिश तो करूंगा, ठीक है। चलो भाई, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अब आते हैं भैया, हमारे पास क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। ध्यान सुनिएगा, क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है। एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये एक लाइब्रेरी है, ध्यान सुनना, ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर मैंने बोला तुम्हें क्लास 9th की साइंस की बुक ढूंढनी है और उसमें डाइवर्सिटी चैप्टर ढूंढ के लाके दे दे, और इस लाइब्रेरी में फर्स्ट से लेके वर्ल्ड में जितनी पढ़ाई होती सारी किताबें, पगला जाएगा। ए भैया बोलेगा, ये भैया पागल हो जाएगा, कहां से ढूंढ के लाऊंगा, कहेगा दिमाग फट जाएगा। और उसी जगह पे तुम लोगों ने क्या कर रखा था, पागल हो गया ना। अब तुम लोगों ने क्या करा, वहीं पर बुक शेल्फ बना दी। भैया ये क्लास 9th की साइंस की बुक्स हैं, ये क्लास 9th की मैथ्स की बुक्स हैं, ये क्लास 9th की एसएसटी की बुक्स हैं। तू आया फटाफट, यहाँ साइंस की बुक निकाली और मेरे को समझा दिया, वो समझ गया नहीं समझ गया, इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी थी। आने वाले 500 साल बाद अगर मुझे किसी को समझाना है कि बता शेर के बारे में, तो वो क्या करेगा, इस किताबों को ढूंढेगा। वो फटाफट से लायन के ऊपर लिखी हुई किताब को निकालेगा, उसमें स्टडी करेगा और मुझे सारा कुछ बताता हुआ चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, समझ गया, ताकि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आसान कर सके। आई फील में क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं तो बेटा उलझते रह जाओगे। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी कहां तक पड़ेगा, तू भी पगला जाएगा, मैं ही पगला जाऊंगा। चल आगे चल,
समझ गया। अब एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया और एनसीईआरटी ने इसका एम क्या है, टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझना है और साथ में बायोडाइवर्सिटी समझनी है। कहां पे, पाके टाइगर रिजर्व में। ठीक है, देख पाके टाइगर रिजर्व में क्या हुआ, आधे लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ा रहे हैं, भैया वो पाकी नहीं है, पाकी है, वो पेक है। ओ भाई साहब, तो ये समझ में आना चाहिए, वो पाका हो, पाकी हो, पेक हो, समझ में आया। तो इस प्रोनाउंसिएशन के पीछे ही मत जा, अभी तेरे को फील लेना है, साइंस को दिल और दिमाग समझना है, इनके शब्दों के उस पे मत जा कि ये क्या कह रहा है। अगर तेरे को दिल और दिमाग समझ में आ गई तो साइंस पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए मैं तेरे को इस तरीके की इमेजेस दिखाता हूं, समझ पा रहा है। अभी ध्यान सुनियो मैं क्या कह रहा हूं। तो जब मैं पाके टाइगर रिजर्व में घुसा, मैंने देखा अरे भाई इस जगह में तो 300 अलग अलग तरह की चिड़िया हैं। अरे भाई यहाँ पे 4 एक जैसी चिड़िया, लेकिन सारी अलग अलग है, समझ रहे। तो मैंने देखा वहां पे 300 अलग तरह की चिड़िया हैं। वहां पे 4 स्पीशीज है हॉर्नबिल की, इनको हॉर्नबिल बोलते हैं। तो शुरुआत में मैंने ये दिखाई थी ना, ये चारों अलग अलग है। देख हर किसी का साइज दिखने में एक जैसी है, लेकिन उनकी चोंच देख, उनके पंख देख, ये इनको बोलते हैं हॉर्नबिल। तो 4 अलग अलग तरह की हैं। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इतना तो समझ में आ गया कि डाइवर्सिटी बहुत सारी है, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ध्यान सुन, मेरे को पता था, मेरे को पहले पता था, मैंने इन पर स्टडी कर ली थी, तो मुझे पता था जैसे ये जो ग्रेट हॉर्नबिल है, कौन सी ग्रेट हॉर्नबिल, ये मिलती है सबसे बड़े पेड़ पे। कहां मिलती है, सबसे बड़े पेड़ पे यहां मिलती है, समझ गया। तो उस जगह पे पाके टाइगर रिजर्व में जहां पे सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे ना, अगर मैं वहां चला गया तो मुझे ग्रेट हॉर्नबिल मिल जाएगी, समझ पा रहा है। अगला मैंने क्या करा, मान ले मैंने ये ले लिया रेड हॉर्नबिल। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा जो सबसे छोटे पेड़ है ना, ये वहां मिलती है। तो एक आदमी आया मुझसे कहता है, दीपक भैया एक काम करेंगे क्या। मैंने बोला हाँ, मुझे इतने बड़े जंगल में जरा ये ग्रेट हॉर्नबिल ढूंढ के दे दो। मैंने कहा 2 मिनट लगेगी यार, मैंने इसकी स्टडी कर रखी है, चलो मेरे साथ। मैंने कहा लेके गया। मैंने कहा सबसे बड़े पेड़ देखो, कहां दिखे, वो देखो वो रे। तो मैं लेके गया, देखो यहाँ देखो, ये देखो, ये ग्रेट हॉर्नबिल। समझ गया। तो ये हेल्प करती है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, उसको समझने में हेल्प करती है। अब इसे सारे कैरेक्टर्स हम समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्लियर है, ओके भाई आगे चल। अब देख बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या तरीके से करना है और क्या हेल्प हो सकती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते वक्त हम ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक तरीका यूज करते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे कर दिया। उसके बाद हम करते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेस पे। भैया सिमिलैरिटीज के बेस पे कैसे, मान ले जब मैंने उस लंबे वाले पेड़ पे देखा, कौन से वाले पे, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब मैंने देखा लंबे वाले पेड़ पे, अबे सारे के सारे क्या ग्रेट हॉर्नबिल होंगे, नहीं होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। तो लंबे वाले पेड़ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेट हॉर्नबिल, सारे सिमिलर, समझ गया। छोटे वाले पेड़ पे कौन से दिखे, रेड हॉर्नबिल दिखे, जो सारे के सारे छोटे पेड़ पे थे और ये दोनों एक दूसरे से क्या थे, अलग। इनको बोलते हैं डिसिमिलैरिटीज। एक पेड़ पे सारे जैसे सिमिलैरिटीज, दोनों अलग अलग डिसिमिलैरिटीज। तो इन डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम इस चीज को करते हैं। आसान है कि नहीं है, ओके मेरे भाई आ गया समझ में। चल देख जल्दी बता। दूसरा, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। मतलब मैंने देखा मेरे पास 2 आदमी है, दोनों आदमी क्या करते हैं, एक दूसरे घूसा पट्टी करने लग जाते हैं, जैसे थोड़ा ए धड़ाधड़ आंख में काली कर देने एक दूसरे की, समझ रहे। तो मैंने क्या कहा, भाई तुम अलग हो जाओ। एक को अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया। अब जब मैंने अलग करा ना, भाई मेरे से बोले भैया हमें नाम तो दे दो। मैंने बोला तुम्हारा नाम है मारा पिट्टी गैंग, समझ गया। मैंने बोला इसका नाम है सीधी सादी गैंग। तो ये सीधी सादी गैंग हो गई, ये मारा पिट्टी गैंग हो गई। तो याद रखना, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। उनके बीच में रिलेशन कैसा है, क्या वो दिखने में एक जैसे, दिखने में तो एक जैसे लेकिन फाइट कर रहे थे, एक दूसरे फाइट कर रहे थे। मैंने अलग कर दिया दोनों को, अब अलग रह रहे हैं, समझ गया। मारा पिट्टी गैंग और सीधी सादी गैंग, तो हमारी 2 गैंग तैयार हो गई। तो हमें क्या करना है, जो हम ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करेंगे नाम भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। अब देखो आगे, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आए, कौन, एरिस्टोटल। कौन आए, एरिस्टोटल। कहां पे, 4th सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ने क्या देखा, एरिस्टोटल ने देखा कि धरती के ऊपर 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से, अरे भैया जो लैंड पे रहते हैं, ए भैया जो पानी में रहते हैं, ए भैया जो हवा में उड़ते हैं। बोला हो गया क्लासीफाई, हो गया, कह रहा हो गया क्लासीफाई, कह रहा हो गया। कैसे हो गया, कह रहा सिंपल तो है, जो लैंड के ऊपर रह रहे हैं उनको सारे को यहां छोड़ दो, लैंड वाले ऑर्गेनिज्म बोल दो। जो पानी में रह रहे हैं उनको पानी वाले ऑर्गेनिज्म बोल दो, जो हवा में रह रहे हैं उनको हवा वाले ऑर्गेनिज्म बोल दो। अब मैं इनसे सवाल पूछता हूं, एरिस्टोटल भाई एक मुझे बात बताओ, आपको एक पूछता हूं मैं सवाल कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग वो कहां रहता है। एरिस्टोटल शांत हो जा,
बेइज्जती हो जाएगी बच्चों के आगे। तो ऐसा एरिस्टोटल ने जवाब दिया। अब एरिस्टोटल यहां फंस गया, फ्रॉग है, फ्रॉग कहां रहता है? अरे लैंड पे रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन वो वाटर में भी रहता है। अब बता उसको लैंड ऑर्गेनिज्म कंसिडर करूं या वाटर ऑर्गेनिज्म कंसिडर करूं? फंस गया कि नहीं फंस गया? तो भाई एरिस्टोटल का ये क्लासिफिकेशन सही नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर जो बाहर से देखे बोल दिया, ऐसा नहीं होता। अब आए अगले का नाम क्या है? अगले आए 18th सेंचुरी में, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने बोला कार्लस लाइनस ने बोला धरती के ऊपर 2 साम्राज्य है सिर्फ। कौन कौन से? एक साम्राज्य जानवरों का, एक साम्राज्य है प्लांट्स का, इसके अलावा कोई साम्राज्य नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने 2 किंगडम बनाए। किंगडम का मतलब ऐसा समझिए साम्राज्य, एक साम्राज्य जानवरों को दे दिया, एक साम्राज्य प्लांट्स को दे दिया। उस साम्राज्य में सारे जानवर, उस साम्राज्य में सारे प्लांट्स। लेकिन एक फिर से मैं आया, ए भैया मुझे एक पॉइंट बताओ कि जरा ये जो अमीबा, पैरामीशियम और ये बैक्टीरिया है, इनको किस साम्राज्य में रखूं? ये भी तो धरती के ऊपर है। इन्होंने बोला चुप, कोई देख लेगा, कुछ सुन लेगा, मत कर यार, मेरी टांग मत की। बेचारे फेल हो गए। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो इन्होंने इन चीज के लिए, अमीबा के लिए, पैरामीशियम के लिए, बैक्टीरिया के लिए कोई जगह ही नहीं दी, कोई साम्राज्य नहीं बनाया, ये चले गए। ठीक है, 2 साम्राज्य बना के। तो टू किंगडम साम्राज्य किसने बनाया? कार्लस लाइनस ने। तो ध्यान रखना, ठीक है, देख लो यहाँ पे, पहला साम्राज्य प्लांट्स के लिए, दूसरा साम्राज्य एनिमल, खत्म। इन्होंने तीसरे साम्राज्य की बात ही नहीं करी। अब तीसरे साम्राज्य की बात करी अर्न्स्ट हैकेल ने। अर्न्स्ट हैकेल ने बोला तू टेंशन मत ले, तेरे बात का जवाब मैं देगा, और हम 3 साम्राज्य बनाएंगे, एक जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, एक प्लांट्स के लिए, और एक बनाएंगे प्रोटिस्टन के लिए। प्रोटिस्टा क्या होता है भैया? ए भाई यार तू बहुत टेंशन लेता है। देख, तो प्रोटिस्टा क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि 3 ऑर्गेनिज्म, अमीबा, इसको अमीबा बोलते हैं, इसको पैरामीशियम बोलते हैं, और ये दिख रहा है ये बैक्टीरियाज हैं। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब जिनका दिमाग है, उनको अलग कर दे, है ना। इन तीनों को मैंने अलग करा। मैंने देखा बैक्टीरिया का दिमाग ही नहीं है, दिमाग लेस है, ठीक है, इनके पास दिमाग है। तो इन्होंने बोला जिनके पास दिमाग है उनको अलग करो, उनको प्रोटिस्टा में डाल दे। तो प्रोटिस्टा हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, और बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं है। तो इन्होंने 3 साम्राज्य बनाए। तो कौन कौन से? एनिमल, प्लांट एंड प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन डाले? जिनके पास न्यूक्लियस है। बैक्टीरिया के लिए अभी भी कोई जगह नहीं मिली, और बैक्टीरिया की बात जगह किसने बनाई? अगले साइंटिस्ट ने बनाई, जिनका नाम था कोपलैंड। तो इनको क्या बोलते हैं? कोपलैंड। तो कोपलैंड ने क्या करा? बेचारे हमारे बैक्टीरिया के बारे में सोचा और 4 साम्राज्य बनाए। धरती के ऊपर 4 साम्राज्य, जानवरों का किंगडम एनिमिलिया, प्लांट्स का किंगडम प्लांटी, हमारे प्रोटिस्टा हो गए, और अगला साम्राज्य हमारे लिए बना कर दिया क्या? मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर कौन आते हैं? केवल और केवल बैक्टीरिया। कौन आते हैं बेटा? केवल और केवल बैक्टीरिया। तो देख, बैक्टीरिया के लिए मोनेरा बनाया, इसके लिए प्रोटिस्टा बनाया, ये प्लांट का साम्राज्य है, ये एनिमल का साम्राज्य है, और इनको बोलते हैं किंगडम। किंगडम, किंगडम याद रखना, समझाने के लिए साम्राज्य बोल रहा हूं, ठीक है बेटा, किंगडम। ठीक है, अगला क्या हुआ? हमसे गड़बड़ हो गई। जब हम प्लांट का साम्राज्य बना रहे थे, उसमें हमने एक ऑर्गेनिज्म डाल दिया, पता है कौन सा? फंगस। अब बोलेगा फंगस क्या होता है? फफूंद। तुमने देखा होगा ना, रोटी के ऊपर फफूंद लग जाती है। पहले हम सोच रहे थे भैया ये प्लांट है भाई, लेकिन बाद में खोपड़ी चकराई, बाद में पता चला भाई प्लांट नहीं है, ये तो अलग ही ऑर्गेनिज्म है। तो उन्होंने फटाफट एक नया किंगडम बनाया उस प्रजाति के लिए, और 5वें किंगडम का जन्म हो गया, और धरती पे 5 साम्राज्य हो गए। पहले सिर्फ 2 थे, अब 5 साम्राज्य बढ़ रहा हुआ है। तो 5 साम्राज्य हो गए। कौन कौन से? किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और फाइनली आ गया फंगस। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तुम्हारे पेपर में आता है, ध्यान सुनिएगा। किसने दिया? जल्दी बोल। ये दिया था रॉबर्ट हुक विटेकर। आप कहेगा रॉबर्ट हुक तो वहां पे भी था, वो अलग था, यहाँ ध्यान दे, वो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन अलग है, ये रॉबर्ट हुक विटेकर है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 साम्राज्य बना दिए, 5। समझ गया? ये देख ले, ये ऐसे दिखते नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। मोनेरा अलग हो गया, प्रोटिस्टा अलग हो गया, फंगस देख रहा है, मशरूम फंगस है जो तू खाता है, इसके बाद ये प्लांट, और ये एनिमल। डिटेल में आएगा, अभी सारा डिटेल में है, ठीक है। अब देख, शांति नहीं मिली इनको शांति नहीं मिल रही है। ये जब तक हमारी आत्मा और शरीर को अलग नहीं कर देंगे ना ये लोग, तब तक ये शांत ना बैठने वाले। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला कि ये जो बैक्टीरिया है ना, मैं इनको फिर से 2 साम्राज्य में बांटूंगा। मैंने कहा क्यों, शांति नहीं मिलती क्या तुम लोगों को? इतना पढ़ा के हमको पगला रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला हम ना बैक्टीरिया को 2 पार्ट में बांटेंगे। मोनेरा को 2 हिस्सों में बांटा। पहला बोला आर्की बैक्टीरिया,
आर्की बैक्टीरिया और दूसरा बोला यू बैक्टीरिया। भैया आर्की क्या, इन्होंने बोला जो बाबा आदम के जमाने के बैक्टीरिया ना उनको अलग कर दो, उनका साम्राज्य अलग बनाओ। तो आर्क्यू बैक्टीरिया ये वाले ओल्डेस्ट पुराने वाले, ये यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ये नए वाले बैक्टीरिया जिनका साम्राज्य अलग करा। तो जल्दी बता हमारे पास टोटल कितने साम्राज्य आ गए? 6। कैसे? अरे मेरे भाई इसमें तो 2 बांट दिए ना, तो 1 2 आर्कियो और यू, 3 4 5 6, और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वूज ने। किसने दिया था? कार्ल वूज ने। तो फाइनली हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया, छठा आता नहीं है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या दिया है एक बार वो देखो। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एरिस्टोटल की कहानी सुनाई है जिन्होंने लैंड वाटर एयर पे क्लासिफाई करा। कार्लस लाइनस ने 2 साम्राज्य बनाए, प्लांट एनिमलिया। अर्नस्ट हैकेल ने 3 साम्राज्य बनाए, प्रोटिस्टा ऐड करा। हर्बर्ट कॉपलैंड ने कितने बनाए? 4 साइन वो बनाए, मोंडा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। रॉबर्ट वुड व्हिटेकर ने कितने बनाए? 5 बनाए। तो देख लो बेटा कि छठे किंगडम की बात ना करनी, ठीक है। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साम्राज्य बन चुके हैं, साम्राज्य बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है, इन साम्राज्य में भैया आपने बोला एक साम्राज्य जानवरों का, मुझे उस साम्राज्य में भैया हाथी बतेरे हैं, हाथी बहुत सारे हैं भैया, उसमें तो लायन भी है, टाइगर भी है, पैंथर भी है, लेपर्ड भी है, बिल्ली भी है ना, गधा भी है, मेरा दोस्त भी है। इन सारी प्रजातियों को कैसे अलग करूंगा? तो इन सारी प्रजातियों को अलग करने के लिए उनको, जैसे एक साम्राज्य है एनिमल, तो उस साम्राज्य में मुझे हर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डालना है। शेर को एक ग्रुप में डालना है, हाथियों को एक ग्रुप में डालना है, डॉग्स की कितनी प्रजाति है ना, तो डॉग्स को एक ग्रुप में डालना है। कैसे करूंगा ये काम एक साम्राज्य में? तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक सिस्टम डिजाइन किया। रट ले, अभी समझाता हूं 2 मिनट में। क्या बोला? पहले हम इसको करने के लिए इन पॉइंट्स का सहारा लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे किंगडम, फिर बनाएंगे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्या है? मेरे साथ रट्टा मार, अभी रट्टा मार। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये इस टेबल का सहारा लेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई, ग्रुप में डालने के लिए एक साम्राज्य में। कैसे? आज समझाता हूं, किसी काम का नहीं है, हटा दे उसको, ठीक है। अब देख एनसीईआरटी ने ना ये गंदा सा टेबल समझाया, मुझे तो नहीं आया समझ में, और मैं तेरे को भी नहीं समझाने वाला। आ गया मेरे को तो समझ में, तेरे को समझाऊंगा नहीं। मैंने अपने लिए टेबल बनाया, सेम यही टेबल। इधर ध्यान मत दियो, इधर ध्यान मत दियो, मैं तेरे को समझाता हूं ये कैसे काम करता है पूरा टेबल। क्या लिखा है इधर? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्या होता है देख ध्यान से। जैसे ही मैं जंगल में गया, ध्यान सुनिए मेरी स्टोरी, जैसे ही मैं जंगल में गया, मैं गया मैं ओ भाई कुछ है, मैंने देखा क्या, मेरे को ब्लर सा दिख रहा है, मेरे को ब्लर सा दिख रहा है। मैंने कहा यार ये तो कुछ जानवर सा दिख रहा है। किंगडम एनिमिलिया, जानवरों का साम्राज्य। तो किंगडम क्या हो गया? एनिमिलिया हो गया। समझा? मैंने देखा यार इसके पास ना थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी है, हल्की सी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम है इसके पास है कि नहीं है भाई। तो उनको बोलते हैं फाइलम कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और जिनमें नहीं होती उनको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। समझ गया? अगला मैंने देखा ओ यार, ओ भाई ये तो अपने बच्चों को दूध भी पिला रहा है, मिल्क भी फीड करा रहा है। हाँ, तो मैंने इसको क्लास क्या दी? मैमेलिया। और मैमेलिया का मतलब क्या होता है? मैमल्स। और मैमल क्या होते हैं? जिनके शरीर पे बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, और जो क्या फीड कराते हैं? मिल्क फीड कराते हैं। समझ गया? तो मैंने देखो यार उसके शरीर पे तो बड़े बड़े बाल है, और यार तो मेरे तो मिल्क भी पिला रहा है, तो क्लास क्या हो गई? मैमेलिया। अगला मैंने देखा अरे यार ये तो मांस खा रहा है, ये तो शिकार कर रहा है, तो मैंने इसका ऑर्डर क्या दिया? कार्निवोरा। ये मांसाहारी है। तो देख ये मांसाहारी है, घास खाता तो हर्बीवोरा। आप समझ पा रहा है ये क्या चीज है? अगला देख फैमिली। फैमिली का मतलब भाई ये तो सारा का सारा बिल्ली के परिवार से मिल रहा है। वो भाई बिल्ली के परिवार से मिल रहा है, तो क्या नाम दे दिया? फैलिडी। क्या बोल दिया? फैलिडी। अब ये जीनस और स्पीशीज क्या है? देख बेटा मेरा पूरा नाम है दीपक वशिष्ठ। तो जब भी कहीं बोलेंगे ना ऐसे बोलेंगे मेरी फैमिली क्या है? वशिष्ठ। मैं हूं कौन? दीपक। तो मैं वशिष्ठ फैमिली से दीपक हूं। समझ गया? तो देख ऐसे ही इसकी जो जीनस है वो है पैंथरा। क्या है? पैंथरा। मतलब ये पैंथर का परिवार से है। पैंथर में सारे आएंगे, लायन आएगा, टाइगर आएगा, लेपर्ड आएगा, सब आएंगे, उनको पैंथर का परिवार बोल दिया। और पैंथर में कौन है? ये कौन है? मैं हूं दीपक। तो मेरा नाम दिया कि भाई पैंथर परिवार से तो है, लेकिन इसकी स्पीशीज क्या है? लियो। और लियो का मतलब क्या होता है? लायन। समझ गया? समझ गया? समझ गया? तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई
सच बता रहा हूँ यार, ये लेक्चर बहुत बड़ा जाने वाला है, बहुत बड़ा, क्योंकि भाई एनसीईआरटी ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें डाली, मेरी हालत खराब होने वाली है। लेकिन कोई नहीं, हम खत्म करके रहेंगे। तू भी थकी हो मत, मैं भी नहीं थकने वाला। 2-2.5 घंटे से पहले लेक्चर नहीं जाएगा बेटा, 110% है, तो अच्छे से समझना है, ठीक है। तो लियो, अब एक बात बता, जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, ऊपर से नीचे, मैंने ये छुपा लिया, मैंने बोला किंगडम एनिमिलिया, बता कौन सा जानवर? कोई भी एनिमल हो सकता है। मैंने बोला कि तेरे पास क्या है, पैंथरा लियो, तूने तुरंत बता दिया कौन से जानवर की बात हो रही है, लायन की बात हो रही है। कहने का मतलब जब ऊपर से नीचे आऊंगा कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, टेंशन कम हो जाती है, आराम से पता चल जाता है। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट कौन सा नहीं पता, मैं बोलूंगा मैम नहीं पता, तो प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें ध्यान रखना, समझ गए। चलो मेरे भाई अब आगे चलते हैं। सेम बेटा एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया प्लांट के लिए। बेटा ये रट्टा मारने, इनका कोई ऑप्शन नहीं है, पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो अब हम मटर को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं जंगल में गया, मैंने देखा अरे ये तो मटर है यार, तो मटर को कैसे डिफाइन करेंगे, देख ध्यान से, जल्दी बता। उसका किंगडम क्या हो गया? प्लांट, प्लांट के साम्राज्य से। फाइलम क्या हो गया? मैग्नोलियोफाइटा हो गया, ठीक है। क्लास क्या हो गई? मैग्नोलियोप्सिडा हो गई। ऑर्डर क्या हो गया? फैबेल्स हो गया। फैमिली फैबेसी, फैबेसी का मतलब मटर का परिवार हो गया, ठीक है। जीनस क्या हो गया? पाइसम। और स्पीशीज क्या हो गई? सटाइवम। तो मटर का दूसरा नाम है पाइसम सटाइवम, है ना। खोपड़ी चकरा रही है ना, तो मटर का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। पता है ये क्यों करे जाते हैं ऐसे? ये इसलिए करे जाते हैं ताकि बहस ना छिड़ जाए। आगे बताने वाला हूं भी नामकरण क्यों करे गए, और ये कौन सी भाषा में चल रहा है, ये पाइसम सटाइवम है, ये लियो फियो कौन सी भाषा में? भारत की भाषा तो लग नहीं रही है, आज समझाता हूं ध्यान से, ठीक है। ये कौन सी प्रजाति से बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा इसका कोई चारा नहीं है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। वो तो मैंने समझा दिया, इसको तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, इसे जो रटीना है, तो इसको अच्छे से याद करियो, एग्जाम में आएगा, ठीक है बेटा। अभी चलते हैं साइंटिफिक नेमिंग द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेमिंग क्या है? मान ले मैंने क्या करा, जंगल में गया, और जंगल में जाने के बाद मैंने देखा शेर, ठीक है, या फिर मैंने उसका नाम रख दिया, मैंने रख दिया दीपक भैया का शेर, जैसे तुम लोगों दीपक भैया के शेर, शेर नहीं, तो मैंने उसका नाम रख दिया दीपक भैया का शेर। अब तुम क्या गए, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए, तुम पढ़ लिख गए और यूएस गए। यूएस जाने के बाद तुम लोग कह रहे हो भाई हमें वो दीपक भैया ने जो शेर निकाला था वो दिखाओ। कौन दीपक भैया? मेरे को थोड़ी नहीं जानते होंगे, कौन दीपक भैया? अरे तुम कैसे नहीं जानते हमारे दीपक भैया को? है ऐसे बोलेगा ना, हवा तो बनाएगा तू थोड़ी बहुत, तो वहां से बोला अब दीपक भैया को जानते ही नहीं है। तो ये वाली बहस ना छिड़ जाए, इसलिए हम लोगों ने एक क्या बनाया, एक साइंटिफिक मेथड बनाया, जिससे हम हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम रखेंगे। समझ गया? उसी को बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसमें रूल क्या बोला, जो तू पैंथरा लियो वियो देख रहा है, पता है कहाँ की लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है कार्लस लाइनस ने सिस्टम बनाया था, ठीक है। और ये लैंग्वेज है हमारी कहाँ की? लैटिन की। समझ गया? तो ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इसलिए समझ नहीं आ रहे हैं। तेरे को पता है कौवे को क्या बोलते हैं? कॉर्वस स्प्लेंडन स्प्लेंडन। मूली को पता है क्या बोलते हैं? रैपनस सटाइवा। गाजर को पता है क्या बोलता है? डेकस कैरोटा। अब जैसे मान ले तू सब्जी की दुकान पे गया, रेडियो में से बोल रहा है ए भैया डेकस कैरोटा पैक कर दो 1 किलो, आधा तो वो तेरी पिटाई लगा देंगे, कहेंगे कौन सी भाषा में गाली देंगे मेरे को। तो उनको डेकस कैरोटा नहीं बोलना, उनको सीधा बोलना 1 किलो गाजर पैक कर दो। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हमारे यहाँ गाजर बोलते हैं, विदेश में गाजर नहीं बोलते। वहां पे अगर तू बोलेगा डेकस कैरोटा समझ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए ये नाम बनाए गए, तो ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, जब भी कभी तुम किसी भी जानवर का नाम लिखोगे तो उसमें पहला नाम होगा किसका? जीनस का, और दूसरा नाम होगा किसका? स्पीशीज का। समझ गए बेटा? जीनस का और स्पीशीज का। और ये लिए जाएंगे कहां से? लैटिन लैंग्वेज से। समझ गया बेटा? दूसरा ये कहता है कि जब भी तुम जीनस का नाम लिखोगे, तो जैसे मान लो मेरा नाम लिखना है दीपक, तो पहला लेटर कैपिटल आएगा। जीनस का नाम क्या हो गया? दीपक। समझ गया? अब तुमने लिखना है वशिष्ठ, तो वशिष्ठ कैसे आएगा? स्मॉल में आएगा। और जब तुम इसको हाथ से लिखोगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन भी करना है। ये रूल है कि भैया पहला नाम होगा जीनस का, दूसरा नाम होगा स्पीशीज का, लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे। हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, पहला नाम कैपिटल, दूसरा नाम स्मॉल, ठीक है। उसके बाद अगर कंप्यूटर से लिख रहे हो तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करना। अब इटैलिक्स क्या होती है? इटैलिक्स कंप्यूटर की ना एक लैंग्वेज होती है, उसमें फॉन्ट होता है ना, फॉन्ट, उसमें जाओगे इटैलिक्स लिखोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। ये शब्द देखना ऐसे ऐसे तिरछा हो जाएगा, दीपक दीपक वशिष्ठ, तो ऐसे हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। समझ गए? सिंपल है कि नहीं है? तो ये रूल इन्होंने बोला। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए, ध्यान सुनियो। पहला है टाइगर। तो टाइगर का नाम कैसे रखेंगे? टाइगर का नाम, पहला नाम बता किसका है? जीनस का। दूसरा नाम किसका है? स्पीशीज का। कहां से लिया? लैटिन से लिया। देख बेटा, क्या ये तिरछा है? क्योंकि ये कंप्यूटर से लिखा है, इटैलिक्स में लिखा है। समझ गया? और हाथ से लिखता तो सेपरेटली अंडरलाइन करता। अब देख, क्या इसमें पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है? ये रूल है बेटा,
पेपर में आएगा। अगला देख मैंगो, मैंगो को आम नहीं बोलते, मैंगो को बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो ध्यान रखना मैंगो का ये जो पहला लेटर है ये कैपिटल है और दूसरा क्या है बेटा, स्मॉल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। और भाई तुम्हारे भाई ने यहां तक पहला पार्ट कर दिया पूरा फिनिश, और मुझे लग रहा है मेरे कैमरे की भी आत्महत्या हो गई है, पूरा खत्म होने वाला है ये, कभी भी अभी दम तोड़ेगा। तो हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अब शुरू करना है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले भैया मैं 2 मिनट इसको करूंगा चार्ज, कहीं जाना नहीं है, बात समझिए, कहीं नहीं जाना। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं इसको चार्ज करके, 2 मिनट में आ रहा हूं चार्ज करके, गया तो पिटाई लगा दूंगा, ठीक है। जब तक अभी इसको अच्छे से पढ़ता है, मैं आ रहा हूं 2 मिनट, जाना नहीं, चार्ज कर लेता हूं एक बार। तो फाइनली तेरे भाई ने एक बार और कर लिया कैमरा चार्ज, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद एक बार और चार्जिंग लगेगा, क्योंकि उसके बीच में ये दम तोड़ देगा और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 5 साम्राज्य की कहानी। पहला साम्राज्य जो मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान सुनियो, पहला साम्राज्य है हमारा कौन सा, किंगडम मोनेरा। फिर कौन समझेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर कौन सा किंगडम फंजाई। फिर कौन सा किंगडम प्लांट, और लास्ट कौन सा किंगडम एनिमिला। तो शुरू करते हैं पहले साम्राज्य की कहानी, कौन सा, किंगडम मोंडा। तो हुआ क्या था भाई, तेरे को मैं पहले बता चुका हूं, हमने देखा कि यार धरती के ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास दिमाग नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने बोला यार एक काम करते हैं, एक ऐसा साम्राज्य बनाओ जिसमें बिना दिमाग वाले सारे लोग भर दिए जाएं। तो हमने क्या करा, उसके अंदर, ये साम्राज्य के अंदर सारे बिना दिमाग वाले भर दिए। अब बिना दिमाग वाले का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, कहीं कोई उल्टा सोच ले, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिनके पास ब्रेन नहीं है। ब्रेन का मतलब बोले तो इनके पास क्या नहीं है नन्ही जान, इनके पास इनका न्यूक्लियस नहीं है। तो इनके लिए 5वां साम्राज्य बना दिया, कौन सा, किंगडम मोनरा। अब किंगडम मोनरा में क्या क्या डाला गया, किंगडम मोनरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को डाल दिया गया। अब भैया ये बैक्टीरिया करते क्या है, अबे भाई बैक्टीरिया, पहली बार कहानी सुना रहा हूं, ध्यान सुन, बैक्टीरिया हर जगह है। बैक्टीरिया मेरी स्किन पे भी है, बैक्टीरिया पानी में भी है, बैक्टीरिया इस मार्कर पे भी है, बैक्टीरिया डिजिटल बोर्ड पे भी है, बैक्टीरिया माउंटेन में भी है, और बैक्टीरिया थर्मल जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना, गर्म झरने, वहां भी पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म कहीं नहीं मिलेगा ना, वो ये बिना दिमाग वाला मिल जाएगा। कहानी समझ में आ गई, तो जहां कोई नहीं मिलेगा वहां ये बिना दिमाग वाला ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सही बात है यार, दिमाग नहीं तो कहीं भी मिल जाएगा ना। तो अब क्या हुआ, ये क्या करा, इसमें इतना दिमाग नहीं था कि इसको कहां रहना है, तो ये घुस गया किसके पेट में, गाय के पेट में। तो ये गाय के पेट में ही मिलता है। तो ध्यान रखना, ये गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल का मतलब जो चरते हैं ना, उनके पेट में पाया जाता है। क्या भैया ये बैक्टीरिया मेरे लिए हार्मफुल है, हाँ भाई, बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए पैथोजन भी है, पैथोजन का मतलब बीमार करते हैं। क्या ये बैक्टीरिया मेरे लिए फायदेमंद भी है, हाँ भैया। कौन कौन से हैं, पहला है लैक्टोबैसिलस और दूसरा है राइजोबियम। भैया ये साइनोबैक्टीरिया ये खाना खुद बना लेता है या किसी और से चोरी करता है, कि मांगता है थोड़ा सा खाना दे दो उधार, ऐसा करता है? नहीं भाई, ये खुद अपना खाना बनाता है। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है। आजा, अब तेरे सामने पेश कर रहा हूं भैया सारी एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें जो तेरे को एक बार में ना दिमाग में सेट कर देंगी। शुरू करूं, ध्यान सुन। तो ध्यान सुन, हुआ क्या था, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कर्ड है। क्या है बेटा, कर्ड। तुम लोगों ने देखा होगा जब हमें क्या करना होता है, मम्मी को दही जमानी होती है, तो मम्मी बोलती है कि जा पड़ोस वाली आंटी से ना 1 चम्मच खट्टा लेके आ जा, दही लेके आ जा। और वो क्या करती हैं, उसको लेके मिल्क में मिला देती हैं। और जैसे मिल्क में मिलाती हैं, इसके अंदर, दही के अंदर एक बैक्टीरिया है, पता कौन सा, लैक्टोबैसिलस। तो ध्यान रखियो, ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, जो भी प्रोटीन मिल्क के अंदर होगा ना, उसको तोड़ना शुरू करेगा, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, अबे दही में कन्वर्ट कर देगा। वो समझ में आया? अब ये मत बोले दही नहीं खाता मैं, पढ़ाई लग जाएगी, दही नहीं खाता, ठीक है। तो हाँ, तो दही में कन्वर्ट कर देगा। अब दही मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान रखियो। दूसरा भैया, प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। अब इसके पास नोज तो है नहीं, ऐसे मजा आ गया, तो ऐसा तो करता नहीं है। तो इसके बाद नोज तो है नहीं कि यहां से क्या करेगा, ऐसे करके नाइट्रोजन खींच लेगा। तो एटमॉस्फेयर में ना नाइट्रोजन बहुत सारी है, तो ये क्या करता है, अपनी रूट्स के अंदर, यहां पे नोड्यूल्स बोलते हैं इनको, बड़ी क्लास में समझाऊंगा, इसमें एक बैक्टीरिया को फिक्स कर लेता है, और बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा और ये नोड्यूल्स के अंदर फिक्स कर देगा। फिर प्लांट कहेगा ओ नाइट्रोजन मिल गई, फिर प्लांट जड़ के थ्रू ऐसे खींच लेगा, कहेगा मजा आ गया, पेट भर गया, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में खा ली। तो इस तरीके से अपनी नाइट्रोजन की फिक्सेशन को पूरा करता है। तो बता, क्या ये दोनों मेरे लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है? अबे बेनिफिशियल है, हार्मफुल कैसे बोल रहा है, गधा कहेगा,
क्या है, बेनिफिशियल। ठीक है, अगला देख, तेरे को बोला अभी साइनोबैक्टीरिया, बोला था ना जो अपना खाना खुद बनाता है, तो वो ये है, तो इसको बोलते हैं बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जो अपना खाना क्या करता है खुद। इसकी कहानी सुनाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी है। अगला, हमारे पास इनके दिमाग तो है नहीं, ये कहीं भी घुस जाते हैं बैक्टीरिया, तो ये कहां घुस गए, गाय के पेट में घुस गए। रुमिनेंट एनिमल, जो गाय चरती है, जो जानवर चरते हैं, उनके पेट में पाया जाता है। तुमने देखा होगा कि गोबर में एक अलग सी स्मेल आती है यार, कभी देखना गोबर में बहुत अजीब सी स्मेल आती है। पता क्यों आती है, क्योंकि गाय के पेट में एक बैक्टीरिया है, पता है कौन सा भाई, याद रखियो, अगर भूल गया तो पिटाई हो जाएगी, मीथेनोबैक्टीरिया। कौन सा है, मीथेनोबैक्टीरिया, याद रखना। इनको, इस पूरे परिवार को बोलते हैं मीथेनोजन्स। मीथेनोजन समूह है, मीथेनोजन समूह है, उसमें एक बैक्टीरिया है, कौन सा, मीथेनोबैक्टीरिया, जो कहां पाया जाता है, इन जानवरों के गट में। अब गट क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक जो पाइप रन होता है, मुंह से लेके एनस तक जो पाइप रन होता है, उसको बोलते हैं गट। तो गट में पाया जाता है, समझ गया। और ये एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से गोबर में एक स्मेल आती है, पता है कौन सी, मीथेन। तो इस गैस का नाम है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। और इस गैस की खास बात पता है क्या है बेटा, ये फ्लेमेबल है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो अब स्टोरी ये कहती है कि भैया आग तो पकड़ लेती है, तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिमाग लगाया, यार अगर इस गोबर में जो गैस निकल रही है और वो आग पकड़ लेती है, तो यार मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं। तो हमारे एक भारत के साइंटिस्ट है, पता है क्या नाम था उनका, रामबख्श सिंह। तो रामबख्श सिंह ने क्या करा, पहली बार भारत के अंदर एक बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट हमें बना के दिया। तो इन्होंने कहां बनाया, याद रखना, रामनगर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में पहली बार क्या बनाया, रामबख्श सिंह जी ने क्या बनाया, हमारे लिए एक बायोगैस प्लांट बनाया। कैसे काम करता है आज समझाता हूं, देख ले भाई। सच बता, कभी कभी ऐसा मन करता है कि ऐसे गांव में रहने को, जब मेरे को बहुत मतलब हो जाऊंगा ना, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा उत्तराखंड, वहां जाके एकदम बढ़िया से बस जाऊंगा, है ना, ऐसी ऐसी खुली खुली वादियों में। मेरे को बहुत खुली खुली वादियां अच्छी लगती है, चीची पैप में अच्छी नहीं लगती है, हर जगह शोर शराबा। ऐसे जाऊंगा बढ़िया, या तो गांव चला जाऊंगा, गांव में बड़ा एक खेत में बड़ा सा घर बनाऊंगा, वहां पे आराम से लाइव क्लासेस लगाया करूंगा, वहीं से बच्चों को पढ़ाऊंगा, सुकून की जिंदगी। भाई यहाँ नहीं रहना, बहुत भाई यार चीची पीची बहुत 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 गंदा है यार यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, अब क्या है, अबे हट में, तो अब क्या है, इन्होंने बायोगैस प्लांट कैसे बनाया। तो बायोगैस प्लांट बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, यहां पर सबसे पहले जितनी भी हमारे पास रूमिनेंट एनिमल है, काऊ है ना, बफेलो, उनका गोबर डाल दिया। गोबर डालने के बाद उसमें वाटर मिला दिया, समझा। अब जब वाटर मिला दिया, इसको एक चीज ध्यान रखनी है, अबे देख मैंने तो तेरे को खोल के दिखाया ताकि तेरे को समझ में आ जाए, ये बंद होता है, इसके अंदर एयर नहीं आनी चाहिए, समझ रहा है, तो इसके अंदर एयर नहीं आनी चाहिए। अब अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, मीथेनोबैक्टीरिया, मीथेनोजेंस है, वो क्या करेंगे, उस गोबर को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, और जब गोबर को डाइजेस्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, अब जल्दी बोल, कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस। और उस मीथेन गैस को इस पाइप से सप्लाई कर देंगे घरों में, और जैसे ही घरों में जाएगी, घर का चूल्हा हमारा जल जाएगा। अब तेरे दिमाग में आती है भैया लीक हो गई, तो हाँ, एक बड़ी परेशानी इस बायोगैस प्लांट के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया अगर लीक हो गई ना, तो लीक होने के बाद पूरा प्लांट हमारा चौपट हो गया, पूरे प्लांट का जितना भी हमारा हमने इतने दिन वेट करा वो सारा वेस्ट हो जाता। तो इसमें ये प्रॉब्लम तो थी। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ बायोगैस प्लांट बनाया, ठीक है, गांव के एरियाज में। अब इन्होंने क्या करा, रामबख्श सिंह जी को ना दूर विदेशों में बुलाया जाता था कि राम जी हमारे यहाँ आ जाइए और हमारे यहाँ एक सस्ता सा बायोगैस प्लांट हमें समझाइए कैसे बना सकते हैं। तो ये देश विदेश भी जाते थे, तो ये ध्यान रखना, और वहां जाके बायोगैस प्लांट को एस्टैब्लिश कराते थे। समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत ले, बीच बीच में एनिमेशंस भी डालूंगा ताकि तेरे को ना चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, ट्राई करूंगा, एनिमेशन डालूंगा, ठीक है। अगला देख, साइनोबैक्टीरिया। हुआ क्या था, जब पृथ्वी बन रही थी ना, पृथ्वी जब बन रही थी तो पृथ्वी पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था। पृथ्वी के ऊपर सबसे लोअर हमारे पास कौन आया, बैक्टीरिया। कौन सा, हमारे, अबे ये कहां से आया, तो हमारे पास क्या आया, साइनोबैक्टीरिया। तो याद रखना हमारे पास क्या आया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो भगवान को पता था कि पृथ्वी बना दी, अब पृथ्वी पे बनाने के बाद हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि अगर मैंने धरती के ऊपर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म डाला तो वो नोज से
हाँ, सांस लेगा कि नहीं लेगा? अब भाई ऑक्सीजन है ही नहीं, अब ऑक्सीजन है ही नहीं तो आदमी मर जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले डाल दिया साइनोबैक्टीरिया को, धरती में बैक्टीरिया आ गए और बैक्टीरिया ने क्या करा, बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू करी और पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 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 फैला दी और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन कर दी। तो पहली बार साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन फिक्स करी थी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं 2.5 बिलियन ईयर पहले इन्होंने एक्यूमुलेट करा था क्या, ऑक्सीजन। बैठा दिमाग में, बहुत खतरनाक नहीं पड़ा रहा, कहीं बोले भैया पेट में दर्द हो गया है ना, मेरे को सुसु पोटे आ रही, नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं जाना, रोक के रखा अभी थोड़ी देर और आ रही है तो चला जा भाई, कहीं वहां पे देख गंदगी नहीं फैलानी है ना, फिर तेरी पिटाई लग जाएगी कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, तो चला जाए, रोकनी भी नहीं है। अब देख किंगडम प्रोटिस्टा, अब देख किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, हुआ क्या था, हमने जिनमें बिना दिमाग वाले थे सबको अलग कर दिया, हमने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसमें है तो अकेला लेकिन उसका दिमाग है, समझ गया। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिनके पास दिमाग है और उनको नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की एक अलग ही कहानी है, ये प्लांट से भी मिलता है और ये एनिमल से ही मिलता है। प्लांट से कैसे मिलता है भैया, जब धूप निकलती है ना तो धूप खाता है, धूप खा ली, और जब धूप नहीं होती ना तो ये शिकार करता है, दूसरों को खाता है, तो इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया। तो किंगडम प्रोटिस्टा की यही सबसे बड़ी हमने चीज नोटिस करी कि जब धूप होता है तो धूप में खुद खाना बना लेता है, मैं खा लूंगा, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और जब धूप गई तो देखता है बेटा इस वाले में ज्यादा स्वाद आएगा, इसको खा लेता हूं, तो दूसरे को खा जाता है, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया। तो किंगडम प्रोटिस्टा में 3 ऑर्गेनिज्म आते हैं, ध्यान रखना। पहला क्या है, अमीबा, दूसरा क्या है, पैरामीशियम, ध्यान रखना बेटा, दूसरा क्या है, पैरामीशियम, और नेक्स्ट क्या है हमारा, युगलीना, क्या है हमारे पास, युगलीना, समझ गया। अब याद रखियो, ये प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहा है और ये एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इसके पास दोनों सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या होता है, क्या इसकी ये जो बाउंड्री दिख रही है तुम लोगों को, ये सेल वॉल, तो इसके पास दोनों तरह की सेल वॉल होती है, ध्यान रखना, प्लांट वाली भी एनिमल वाली भी। अभी एनसीईआरटी में सिर्फ एक लिखा है, मैं एक ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में जो बहुत बड़े टॉपिक्स है, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके पास क्या है, सिंगल सेल है, अकेला सिंगल सेल पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके पास सेल वॉल किसकी है, सेलुलोज, मतलब प्लांट वाली है, ध्यान रखना, लेकिन ये एनिमल की तरह बिहेव करता है, याद रखना, बात समझ में आ गई। ये क्या करता है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। अब मेरे से किसी ने बोला कि भैया मुझे ना हमें प्रोटिस्टा बना के दे दो, मैंने कहा कौन से जगह क्या बात कर रहा है भाई, किंगडम प्रोटिस्टा कैसे बना दूंगा मैं, क्या प्रोटिस्टा कैसे क्रिएट कर दूंगा। मैंने कहा, अब उस बच्चे से बोला कि भैया आप ना प्रोटिस्टा क्रिएट करके दो। वो आया मेरे पास भागता 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 कि दीपक भैया मेरे को ना ऐसा बोला है कि मेरे को ना किंगडम प्रोटिस्टा के ना जितने भी ऑर्गेनिज्म सारे ला के दे। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, तुझे पता है ना तू किसका भाई है, तो दीपक भैया का भाई है, मैं तेरी हेल्प करेगा। तो मैंने कहा 2 मिनट दे, 5 मिनट काम करके दे देंगे। तो हमने क्या करा, हे इन्फ्यूजन टेक्निक लगाई। अब हे इन्फ्यूजन टेक्निक क्या है, ध्यान सुनियो, ठीक है। तो हे इन्फ्यूजन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसे ग्लास ले लेते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। हम क्या करते हैं, ग्लास ले लेते हैं, उसमें यहां से बहुत सारी ग्रासेस डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे घास डाल दी, और घास डालने के बाद कहीं से घास ली, ओ भैया अब ये मत बोलो घास कहां मिलेगी, कहीं से भी उखाड़ के लिया, घास ली उखाड़ के लाया, उसको तूने क्या करा, बोतल में डाल दिया, और बोतल में डालने के बाद इसका 1/4 1/4 कितना 1/4 हिस्सा किसमें कर दियो, वाटर में डिप कर दियो ऐसे, और ऊपर एक इस तरीके का ये तेरे को कपड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं म्यूसलिन बैग। क्या बोलेंगे, म्यूसलिन बैग। तो ये म्यूसलिन बैग से बांध दियो, अंदर कुछ जाना नहीं चाहिए, और 1 वीक के लिए छोड़ दे, 1 वीक के लिए छोड़ दे। और इसमें जो पानी डालेगा वो पानी भी नॉर्मल नहीं, कहीं आरओ वाटर डाल दे तो कुछ नहीं होगा। ये पानी कैसा लेना है, स्टैग्नेंट। कैसा लेना है, स्टैग्नेंट। आगे दिखाता हूं तेरे को। तो यहाँ पे जो पानी लेना है वो कैसा लेना है, स्टैग्नेंट लेना है। ये कहाँ गया रे, ये कहाँ लिखा है रे स्टैग्नेंट वाटर, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा, ये लिखा। तो यहाँ से क्या लेना है, पॉइंट पे। सच्चाई बताऊं, यहाँ इतनी पास खड़े होते हैं कि ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। तुम कह रहे हो कैमरा मेरे को दिख तो रहा है, भाई तुम्हें दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो देख क्या है, या तो तालाब से पानी ले ले या स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट वाटर कौन सा होता है, जो रुका हुआ पानी है, कहीं इकट्ठा हो गया पानी, गंदा हो रहा है, वो पानी लेना है। तालाब में से पानी लेना है, उसको डाल देना है, और तुम्हारा हे इन्फ्यूजन रेडी हो गया। अब क्या करना है, उसको बना के 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो, उसको छेड़ना नहीं है। 1 हफ्ते के बाद क्या करना है, तुम लोगों को सबसे पहले मास्क पहनना है, उसके बाद तुम लोगों को ग्लव्स पहनने हैं और लैब कोट पहनना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही तू उसको खोलेगा ना, उसमें से ऐसी सुगंध आएगी जैसे किसी ने 4 दिन से मूली के पराठे खा के भस्म कर दिया हो। तो ऐसा क्या, ऐसा धमाका मारेगा, वो इतनी गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, नोज कवर कर लेनी है, नहीं तो बेटा ऐसी सुगंध आएगी ना
ध्यान रखिए बेटा, झेलने की नहीं, रात में सपने में भी वही खुशबू सुनाई देगी तेरे को। हाँ, तो ध्यान रखना है, तेरे को क्या करना है, मास्क पहनना है, मास्क पहनने के बाद ग्लव्स पहनने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटिस्ट है, और प्रोटिस्ट तुम्हें बीमार कर सकता है। अगर तुम्हारे बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, तुम्हारे कपड़ों पे भी लग सकता है, तो तुम्हें क्या करना है, अपने को कवर कर लेना है, और उसमें से एक ड्रॉप क्या करना है, एक ड्रॉप निकाल लेना है, और निकालने के बाद किस पे रखना है, स्लाइड पे रखना है, और स्लाइड पे रखने के बाद तुम्हें माइक्रोस्कोप में देखना है, और जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तुम्हें बहुत सारे प्रोटिस्टा दिखाई देंगे। समझ गया? अब भैया ये बाकी का क्या करूं? तो तुम लोग बोलोगे भैया बाकी को फेंक दूं। नहीं नहीं, कोई और बीमार हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना। तो तुम्हें क्या करना है, उसको फेंकने से पहले ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सारे बैक्टीरिया वायरसेस को मार देते हैं। तो ध्यान रखना, हमें ऑटोक्लेविंग करनी है, और उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। क्या तेरे को हे इन्फ्यूजन समझ में आया? बहुत सिंपल है कि नहीं है? चल भाई, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं किंगडम फंजाई के ऊपर। पहले तेरे को कहानी सुना रहा हूं, फिर जो ये राम कहानी लिखी है, पूरी राम कहानी एक बार में क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें एक बार में मक्खन क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनना क्या कहानी है, ठीक है? हुआ क्या था, कहीं पे ये ब्रेड पड़ा हुआ है, ब्रेड का टुकड़ा, समझ गया? फंजाई समझा रहा हूं, ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब आसपास ना एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है फंगस। क्या है इसका नाम? फंगस। फंगस, याद रखना। तो ये क्या करता है, उड़ के आया और लैंड कर गया, किसके ऊपर? ब्रेड के ऊपर। और जैसे ब्रेड के ऊपर लैंड करेगा, इसको दो कंडीशन चाहिए। कौन कौन सी? पहली चाहिए वार्म, गर्मी, और दूसरी चाहिए ह्यूमिड। तो इसको दो कंडीशन चाहिए। क्या क्या चाहिए? वार्म चाहिए और ह्यूमिड चाहिए, गर्मी और नमी। और अभी सीजन बहुत बढ़िया चल रहा है बेटा, बरसात का, गर्मी भी है नमी भी है। और जैसे इसको ये कंडीशन मिलेंगी, ये फंगस क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। क्या करेगा? उस पूरी ब्रेड को खाना शुरू करेगा, और जाल बुनेगा, एक जाल बुनेगा, ऐसे जाल फैलाएगा। वो समझ रहा है? तो इसने क्या करा, जैसे इसने इसको खाना शुरू करा, देख क्या तुझको ये दिख रहा है बेटा, ये एक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलेंगे? हाइफी। और जब ये पूरा जाल बुन जाता है तो इसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलेंगे? माइसीलियम। अब कहानी इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना। अब क्या हुआ, इसने क्या करा, सारा न्यूट्रिशन खा लिया, पूरी आबादी में इसके सारे बच्चे सारे आ गए। अब क्या हुआ, न्यूट्रिशन बचा नहीं। अब फाइनली बच्चे चिल्ला रहे, पापा अब क्या करें, हमारी डेथ होने वाली है, पापा अब क्या करें, मम्मी अब क्या करें। तो मम्मी पापा ने प्लान बनाया, एक काम करते, बच्चों को बचाना पड़ेगा। यहां सारा भोजन खत्म हो गया, तो इन्होंने क्या करा, यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाला, मैं पढ़ा चुका हूं रिप्रोडक्शन में, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। यहां पे एक स्ट्रक्चर निकाला और उसके अंदर अपने बच्चों को भरना चालू कर दिया। तो देख बेटा, इनको बोलते हैं स्पोर्स, ये इसके बच्चे हैं, उनको बचा रहा है अपने आप को। तो भरना, इसमें भरता रहा, इसके दिमाग तो है नहीं, तो भरता रहा, और जैसे भरता रहा एकदम से बॉल फट गई, ब्लास्ट हो गई। और जैसी ब्लास्ट हुई, सारे बच्चे हवा में उड़ गए। और जब बच्चे हवा में उड़े और जहां जाके लैंड करेंगे, अगर वहां पे दो कंडीशन, कौन कौन सी, बोल जल्दी बोल, कौन कौन सी, वार्म और ह्यूमिड मिली, वहीं पे क्या करेगा, हमारा फंगस वापस से ग्रो कर जाएगा। समझ गया? अब भैया फंगस होता क्या है? फंगस का मतलब है फफूंद। अबे रोटी देखी है, रोटी को खुलने में छोड़ दे, फफूंद लग जाती है, समझा? तो ये वही है फंगस। हाँ, तो फंगस याद रखना, ये चीज है। आई बात समझ में? अब तेरे को सब समझ में आएगा, ध्यान दे, ध्यान सुनियो। फंगस क्या है? मल्टी सेलुलर है। हाँ भैया देख लिया, बहुत सारे सेल्स का बनता है। इसकी सेल वॉल चिटिन की है। चिटिन? चिटिन किस में होता है? अबे चिटिन होता है इंसेक्ट्स में। चिटिन, हमारी हड्डियां कैल्शियम की हैं, लेकिन जो कॉकरोच है उसको झाड़ू से पीटता रहे तब भी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि इसकी हड्डी इतनी मजबूत है। कौन से केमिकल की बनी है? चिटिन की। याद रखियो, इसलिए नहीं मरता वो। दे पटापट मारे जा रहा है, लेकिन वो नहीं मर रहा, कह रहा बहुत जिद्दी मार ले, मेरी हड्डी चिटिन की बनी है, इसलिए नहीं मरता। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो चिटिन का बना हुआ है, ठीक है? ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, दिखा दिया, ये दूसरों से चोरी करता है। क्या तेरे को हाइफी समझ में आ गया? हाँ भैया। क्या तेरे को माइसीलियम समझ में आ गया? हाँ भैया। क्या भैया ये मेरे लिए फायदेमंद भी है? क्या भैया ये मेरे लिए नुकसान भी है? हाँ भाई, तू खाता भी है इसको। कहेगा कैसे? अबे तू मशरूम नहीं खाता क्या? वो बड़ा फंगस है। तो जो मशरूम तुम कंज्यूम करते हो, कहां गया मशरूम? तो जो तुम मशरूम कंज्यूम करते हो बेटा, वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक फंगस है, बड़ा फंगस है, जिसको मैं खाता हूं। भैया इसके अलावा क्या कोई और काम भी है? हाँ भाई। अबे जो दवाई तुम कंज्यूम करते हो ना, एंटीबायोटिक, वो भी इसी से बनी है। कौन सी? पेनिसिलिन और एस्परगिलस। एस्परगिलस केमिकल बनाता है, कौन सा बताऊंगा अभी, और पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। आजा, अब मैं तेरे को इनकी इमेजेस दिखाता हूं, ताकि तेरे को बेटर वे में मैं समझा सकूं, ठीक है? तो जल्दी बता, क्या ये तेरे को मशरूम दिख रहा है? जल्दी बता, ये बच्चा पैदा करने के लिए क्या करेगा?
बोल बेटा जल्दी बोल, बच्चा पैदा करने के लिए क्या बनाएगा? स्पोर, और जहां भी स्पोर लैंड करेंगे वहां पे एक नया फंगस का जन्म हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इजी है कि नहीं है? अगला देख, क्या तेरे को ये दिख रहा है? इसको बोलते क्या है? पेनिसिलम। क्या बोलेंगे? पेनिसिलम। और ये क्या है हमारा? एस्परगिलस नाइगर। क्या है ये? एस्परगिलस, इसका पूरा नाम है एस्परगिलस नाइगर। तो याद रखना, ये हमारे लिए एक केमिकल एंजाइम बनाता है जो हमें बाद में काम आएगा, बड़ी क्लास में 12th क्लास में इसको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये क्या है? पेनिसिलम। दुनिया में सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनाई थी वो यही थी। आज स्टोरी समझाता हूं ताकि तेरे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए। खुद सोच, जब तू डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर तेरे को क्या करता है? डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर मेरे को ना बुखार हो गया है, कल पेपर है तो पेपर के डर से मेरे को बुखार हो गया है। ठीक है, अरे नहीं यार सच में तू बीमार हो गया। तो लेट्स सपोज तू डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर देखो हाँ यार इसको तो बुखार है। तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर बोलता है तेरे को ये जो बड़ी वाली मेडिसिन है ये सुबह, दोपहर और शाम में लेनी है। मोस्ट प्रॉब्ली सुबह शाम होती है। ठीक है, तो तेरे को सुबह लेनी है गोली, एक गोली शाम को लेनी है, और ये दूसरी गोली जब बुखार है तब लेनी है। तो पता है वो जो दूसरी गोली है जिसको तू सुबह और शाम ले रहा है वो एंटीबायोटिक है, वो पेनिसिलिन है। समझ गया? आप पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एलर्जी करता है। अब एमोक्सिसिलिन दूसरे फंगस का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम वो लेते हैं कि जब बुखार है वो सिर्फ सिम्टम को उतारने के लिए, तो अंदर जो बैक्टीरिया है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखना, बड़ी क्लास में आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। तो फाइनली भाई मैंने क्या करा? मुझे लगता है मेरा कैमरा एक बार और हीट हो गया, तो मैं इसको एक बार और चार्ज करूंगा, और मुझे लगता है शायद ये लास्ट बार चार्ज होगा। तो मैंने क्या करा? तुम लोगों को किंगडम फंगस से पहले पूरा समझा दिया। अब सिर्फ भाई 2 किंगडम बचे हैं। कौन से? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, और उसके बाद मेरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो मैं एक काम करता हूं, लास्ट बार ट्राई करूंगा कि इसको चार्ज कर लेता हूं, उसके बाद होप्स हो कि इसी चार्जिंग में काम चल जाएगा। आ रहा हूं, जाना नहीं है, 5 मिनट में आ रहा हूं चार्ज करके। ठीक है, जब तक इसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है बेटा, बस 5 मिनट में आ रहा हूं। तो फाइनली मैंने एक बार और कर लिया कैमरा चार्ज, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार ये पूरा चैप्टर इस चार्जिंग में खत्म हो जाएगा। एक बच्चे का कमेंट आया, भैया नया कैमरा ले लो। भाई ले लूंगा यार, कुछ दिन ऐसे ही पढ़ ले यार, नया कैमरा भी लेंगे तेरे भाई लोग, टेंशन नहीं लेनी है। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं अपना नया साम्राज्य। कौन सा? किंगडम प्लांटी। थोड़ी देर बाद बोलेगा कि भैया मेरी अब आत्मा और शरीर का सम्मेलन अलग हो रहा है। भाई देख, हाथ जोड़ के भैया माफी मांग रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, ये एनसीईआरटी ने तेरे साथ ऐसा कर दिया, पहले नहीं था ये सब। तो देख बेसिकली क्या करना है हमें, किंगडम प्लांटी। अबे शुरू करने से पहले किंगडम प्लांटी के फीचर तो जान लेते हैं। देख सबसे पहले क्या होता है, तो किंगडम प्लांट्स क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बना लेते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल वो एक केमिकल सेलुलोज की बनी होती है। अब एक बात बता, प्लांट सीधा खड़ा होता है, उसको सीधा खड़ा करने में हेल्प कौन करता है? भैया सेल वॉल करती है। उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेल वॉल करती है। अब हमें क्या करना है, हमने प्लांट के साम्राज्य में और कुछ ग्रुप्स बना दिए। तो वो कौन कौन से हैं? कहेगा हे राम बचा ले भैया। भाई देख इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी कमर कस ले। ठीक है, तो देख सबसे 5 ग्रुप पढ़ने हैं। पहला कौन सा पढ़ना है? एल्गी। दूसरा कौन सा पढ़ना है? ब्रायोफाइटा। फिर कौन सा पढ़ना है? टेरिडोफाइटा। फिर कौन सा पढ़ना है? जिम्नोस्पर्म। और लास्ट कौन सा पढ़ना है? एंजियोस्पर्म। हाँ मैं समझ रहा हूं बेटा, दिमाग का दही हो रहा होगा। हाँ ठीक है, लेकिन क्या करे बेटे, समझना तो पड़ेगा। सबसे पहला आता है एल्गी के बारे में। देख इमेजेस के थ्रू समझाऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान सुनियो। तो देख सबसे पहला क्या आता है? एल्गी। ये है एल्गी। ये पाया जाता है कहां पे? वाटर में। बोल समझ गया? इसके पास ना तो हमें रूट दिखाई दी, ना स्टेम दिखाई दी, और ना लीफ दिखाई दी। तो इसीलिए इसकी बॉडी को बोलते हैं थैलस। क्या बोलेंगे? अबे थैला नहीं बोलेंगे, कहीं थैला थैला चल रहा है। ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसको थैला बोलते हैं। बोल समझ गया? अब इसको क्या करना है? ऊपर से ना एटमॉस्फेयर में गैस का एक्सचेंज करना है, तो ये डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेता है। इसको लीफ वीफ की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई भी चीज लेनी है सीधा एक्सचेंज, सीधा आदान प्रदान होता है इसका, कोई लेन देन ऐसा सीधा डायरेक्ट चलता है। ठीक है, मामला इसका। तो ध्यान देना, थैलोफाइटा ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, सबसे नीचे दर्जे का प्लांट है, सबसे पहला वाला प्लांट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? थैलस। इसके पास ना तो क्या है, इसके पास ना ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीफ है, कुछ नहीं है इसके ट्रू में, कुछ भी नहीं है। समझ गया? और ये पाया कहां जाता है बेटा? ये वाटर के अंदर पाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। और एग्जांपल क्या? स्पायरोगारा। एनसीईआरटी ने ऐसा दिखाया था, तेरे भाई ने ऐसा दिखा दिया। समझ गया? तो ये सबसे पहला वाला प्लांट है जो पानी के अंदर मिलता है। इसके पास कुछ भी नहीं है, सच का इसके पास कुछ भी नहीं है। समझ गया? तो ये ध्यान रखना, पहला खत्म हो गया है ना, सिंपल, बिना मतलब हेडेक ले रहा है। चल आजा, अगला देख ब्रायोफाइटा। हुआ क्या? कहानी ये थी, ये पेड़ ना पानी में थे, तो इन्होंने कहा भाई अब ऐसे बात बनेगी नहीं, हमको ना जमीन पे निकलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा? बड़ी हिम्मत लगाई, बड़ा जोर लगाया, मैं खींच के बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आया, पहली बार इन्होंने किस पे कदम रखा? प्लांट्स ने जमीन पे कदम रखा। तो जमीन पे कदम रखने वाला फर्स्ट प्लांट कौन सा था? ब्रायोफाइट्स था।
समझ गया ब्रायोफाइट? अब ब्रायोफाइट में दो थे, कौन कौन से? मार्केंशिया एंड मोसेस। आ ध्यान सुन, एनसीईआरटी ने ये दिखाया, तेरे भाई ने तेरे को ये दिखाया, समझ गया है ना? मस्त। अब देख इसमें क्या हुआ, पहली बार इन्होंने धरती पे कदम रखा, इनके पास मुझे ना देख कहीं दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है तेरे को, इनके पास रूट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। सच में रूट्स नहीं है, रूट्स जैसे स्ट्रक्चर हैं और इनको बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलेंगे बेटा? राइजोइड्स। तो ध्यान रखना, इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है लेकिन इनके पास रूट जैसे स्ट्रक्चर है जिनको राइजोइड्स बोला गया। अब तेरे को समझ में आता होगा भैया राइजोइड्स क्या है, बोल। समझ गया? पहली बार ये कहां शिफ्ट हुए? वाटर से लैंड पे शिफ्ट हुए। कौन कौन आता है? मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं। इनके पास दे में आल्सो हैव सिंपल स्टेम, इनके पास तना था, ठीक है, इनके पास लीफ थी लेकिन सचमुच की नहीं थी। लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर था और उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला? राइजोइड्स बोला। समझ गया है ना? बहुत सिंपल। सच में नहीं आई है अभी, स्ट्रक्चर्स आए हैं अभी केवल। अब आगे चलते हैं, अडैप्टेशन हो रही थी ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी कहती है कि भाई मुझे ना तुम एक काम करो, मुझे ना कहीं से ब्रायोफाइट लो। तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान सुनना। तुमने हैंड लेंस देखा है, इसको बोलते हैं हाथ वाला लेंस। तो तुम्हें हैंड लेंस लेना है और ऐसे हैंड लेंस की मदद से क्या करना है, ऐसे चेक करना है। कहीं पे तुम्हें अगर क्या दिख जाए, तुम्हें ब्रायोफाइट दिख जाए, उसको थोड़ा सा ले लो और लेने के बाद ऐसे स्लाइड में रख दो। बोलो समझ गया? और उसको क्या करो, तुम्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो देखो एक्सपेरिमेंट यही है। क्या कह रहा है, तुम्हें प्रोसीजर में क्या करना है, ब्रायोफाइट कलेक्ट करना है, हैंड लेंस की मदद से कलेक्ट करना है, उसके ऊपर पानी डालना है और पानी डालने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसकी लीफ को आज वाली मॉडर्न लीफ से कंपेयर करना है। बस इतना सा काम है। जब मैंने क्या करा, उसमें पानी डाला और कंपेयर किया तो मैंने ये देखा कि भैया ये है तो जमीन पे, ये प्लांट आ तो जमीन पे गया लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए इसको पानी की जरूरत है। आज भी ये बिना पानी के बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मतलब कि जमीन पे निकल आया लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए पानी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, इसको बच्चा पैदा करने के लिए पानी चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्या होते हैं बेटा? जो हमारे कहां रहते हैं, जो हमारे लैंड पे भी रहते हैं और जो हमारे वाटर पे भी रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला। तो कोई पेपर में आएगा तेरे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पता कौन है? जल्दी बोल दी, ब्रायोफाइट। बोल समझ गया है कि नहीं? आसान। अगला आता है टेरिडोफाइट्स। कौन आता है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की कहानी सुनाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के पास पहली बार इनके पास हम लोगों ने देखा वस्कुलर सिस्टम। अब भैया वस्कुलर सिस्टम क्या है, आज सुनाता हूं कहानी, ध्यान सुनियो। तो टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है फंड्स। टेरिडोफाइट में जो यूजुअली आते हैं ना वो फंड्स आते हैं। इनके पास पहली बार सचमुच की क्या निकल कर आई, रूट्स निकल कर आई, स्टेम निकल कर आई और क्या निकल कर आई, लीफ। तो मैंने पहली बार इन प्लांट्स में रूट्स को देखा, स्टेम्स को देखा, लीव्स को देखा। तो देख सबसे पहले छोटा सा प्लांट था एल्गी, फिर वो जमीन पे आया, अब ये जमीन पे रह रहा है लेकिन इसके पास रूट्स है, लीव्स है, ये सारी चीजें आ गई इसके बाद। समझ पा रहा है? ये अडैप्टेशन हो रही है, समय के साथ प्लांट का विकास हो रहा है, ये है ये चीज। हाँ, कहीं उल्टा समझ ले। इनके पास पहली बार मैंने देखा इनके पास जाइलम और फ्लोएम आया। भैया जाइलम क्या होता है? ये जाइलम पानी को ट्रांसफर करने के लिए और फ्लोएम फूड को। जैसे मेरे शरीर में खून को ट्रांसफर करने के लिए खून की नलियां है, देखा, ऐसे ही प्लांट के शरीर में पानी को ट्रांसफर करने के लिए जाइलम है और खाने को ट्रांसफर करने के लिए फ्लोएम है। कैसा होता है? ऐसा होता है फॉन्ट। आप कहेगा भैया इसमें मजा नहीं आया, आप ही वाली कोई इमेज दिखा दो। अभी दिखाता हूं भाई, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। दूसरा याद रखना, इनको दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इनको भी क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। और ये सीड्स नहीं बनाते, ये बीज नहीं बनाते। सिंपल भाषा में समझाता हूं, देख भाई ध्यान से। ये तेरा प्लांट है, अब प्लांट में मुझे क्या ट्रांसफर करना है? वाटर ट्रांसफर करना है। तो वाटर को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए जाइलम। क्या चाहिए? जाइलम। जो ट्यूबलेट स्ट्रक्चर है। सेम ऐसे ही यहां से मान ले फूड को ट्रांसफर करना है, तो फूड को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? फ्लोएम चाहिए। तो ये हम लोगों ने पहली बार किसके अंदर देखा? टेरिडोफाइट्स के अंदर देखा। बोल समझ में आया या नहीं आया? है ना, बहुत सिंपल। चल आगे चलते हैं, ध्यान सुनियो। अब क्या हुआ भैया, ये एग्जांपल है किसका? फंड का। तो वहां पे वो जो फंड दिखाया था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा एक बार मेरे बच्चे को एक बढ़िया दीपक भैया वाला फंड का एग्जांपल दिखाना चाहिए, देख ले कितना सुंदर फंड है, ठीक है। तो इनको बोल रहे हैं फंड, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि हमें क्या करना है, कहीं से फर्न कलेक्ट करना है। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ये कहती है कहीं से आप फर्न कलेक्ट कर लो और आज का मॉडर्न प्लांट कलेक्ट कर लो और उन दोनों की लीव्स को जरा चेक करो, उनके वस्कुलर सिस्टम को चेक करो,
क्या उसमें जाइलम फ्लोएम में कुछ फर्क आया? क्या इसके जाइलम फ्लोएम में कुछ फर्क है? क्या इसमें पानी अलग तरीके से ऊपर जाता है? क्या इसमें पानी अलग तरीके से ऊपर जाता है? तो हमें ये जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर और इसके अंदर चेक करने हैं, क्या दोनों में अलग अलग तरीके से है? समझाता हूं, ध्यान से देखियो, ध्यान से। जब मैंने एक्टिविटी करी तो मैंने देखा मॉडर्न प्लांट के जो जाइलम फ्लोएम है वो मोर कॉम्प्लेक्स है। कैसा है बेटा? मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो हमारी ये लीफ है इसका कैसा है? बहुत सिंपल है। तो टेरिडोफाइट्स के जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई दिया और उनका बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ दिखाई दिया। एक्टिविटी खत्म हो गई, बहुत सिंपल एक्टिविटी थी, कुछ नहीं समझना बकवास, ठीक है। आ जाओ, अब करते हैं अगले सीड की तरफ, अगले प्लांट की तरफ, जिनका नाम है जिम्नोस्पर्म। भैया जिम्नो का मतलब क्या होता है? बेटा जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। अब भैया मैं नेकेड शब्द का ना हिंदी प्रयोग नहीं कर सकता, मेरी वायलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा रूल जो है वो वायलेट हो जाएगा, मैं उस रूल को तोड़ूंगा नहीं। तो स्पर्मा का मतलब होता है सीड। अब नेकेड का मतलब खुद गूगल कर लेना, ठीक है। तो हुआ क्या, प्लांट के पास नेकेड सीड, मतलब कि जब ये प्लांट बनता है ना, तुमने देखा होगा ज्यादातर क्या होता है, जैसे तुम आम वाम खाते हो तो आम के अंदर गुठली निकलती है, वो सीड अंदर निकलता है। लेकिन इसमें क्या है, सीड बाहर ही लटका हुआ है, इसको बोलते हैं नेकेड सीड। कोई कवरिंग नहीं है बाहर फ्रूट की। नेकेड सीड का मतलब समझ में आ गया? आम का रस है ही नहीं, सीधा ऐसे ऐसा लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है इसके पास? सीधा बीज लटका हुआ है, समझ गया? तो याद रखना, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म विदाउट सीड कवर। तो ध्यान दियो, देयर सीड्स आर नेकेड, नॉट एनक्लोज इन अ फूड, और वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होते। बहुत सिंपल है कि नहीं है? ओके भैया, इसमें आते क्या है? इसमें आता है बेटा ज्यादातर पाइनस और काइकस, ये दो प्लांट इसके अंदर आते हैं, पाइनस और काइकस, समझ गया? इनकी जो लीव्स है ना, ये बड़ी पैनी है। अगर तू इसको सीड को तोड़ने तो धस जाएंगी, यहां से घुसेंगी, यहां से निकल जाएंगी, समझ में आया? तो इनकी जो लीफ है ना वो थोड़ी पैनी होती है। अब भैया पैनी क्यों हुई, आज समझाता हूं। देख हुआ क्या था, ये प्लांट है, प्लांट के अंदर तुझे लीफ में तो पता है ना बहुत सारा वाटर होता है, तो लीफ में बहुत सारा पानी होता है। लेकिन जैसे इसके ऊपर क्या फॉल करती है, सनलाइट, तो ये पानी सारा इवेपोरेट होके कहां चला जाता है? उड़ के ऊपर चला जाता है। प्लांट बड़ा परेशान, भैया मेरा सारा पानी उड़ रहा है। तो प्लांट ने क्या करा, एक काम कर, लीफ को फोल्ड कर ले, और उसने लीफ को फोल्ड कर दिया और क्या बन गया, ऐसे एक तनासा बन गया। अब देख एक बात बता, सनलाइट तो अभी भी फॉल करेगी, लेकिन पानी सिर्फ इतने एरिया में से उड़ेगा। पहले पानी इतने एरिया में से उड़ रहा था, तो बेटा इनकी जो लीफ है वो स्पाइन की तरह हो गई, ताकि पानी का लॉस ना हो। आज यही तो सब लिखा हुआ है, देख भाई, दीज लीफ रिड्यूसेस द वाटर लॉस इन हार्श कंडीशन, दे प्रोड्यूस सीड, सीड तो बनाते हैं लेकिन उन पे कोई भी कवर नहीं होता। दे डू नॉट रिक्वायर वाटर, इन्हें पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बच्चा पैदा करना है, मुझे पानी नहीं चाहिए, बात समझ में आ रही है? मैं खुद बच्चा पैदा कर लेगा, मुझे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे एंजियोस्पर्म भी हो गया तुम्हारा फिनिश। और ये देख लो तुम्हारे पाइनस और काइकस के ट्रीज। एनसीईआरटी ने तुम्हें ऐसा दिखाया था, तेरे भाई ने तेरे को रियल वाला दिखा दिया, समझ गया बेटा? चल आगे चल मेरे भाई, अब करते हैं एंजियोस्पर्म, और फाइनली ये हमारा लास्ट प्लांट, और फिर किंगडम एनिमिलिया शुरू करेंगे और चैप्टर को कर देंगे स्वाहा, ठीक है? तो आजा शुरू करते हैं। तो देख एंजियो का मतलब क्या है? एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और यहां पे क्या होता है, एनक्लोज, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो यहां पे जो सीड पैदा होते हैं वो कवर्ड होते हैं, और ये सबसे एडवांस वाले प्लांट है आज धरती पे। तुम्हें जो बाहर निकल के दिखता है ना वो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट जिनको बोलते हैं, इन पे फूल आता है, समझ गया? तो याद रखना इनके जो सीड्स है वो कवर्ड, जब उन पे फल आता है तो ध्यान दियो पपीते के अंदर बीज निकलता है, ऐसा नहीं है बीज बाहर निकला हुआ है बेटा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो धरती का फ्रूट नहीं है, ठीक है? तो उनमें जो सीड होगा वो अंदर होगा और जो पपीता होगा वो बाहर की तरफ होगा, समझ गया? तो ध्यान रखना है। अगला बोल, एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, उनपे फूल आता है, ओके भैया। इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, समझ गया भैया? दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट, इन पे फूल भी आता है, फल भी आता है, समझ गया भैया? और इनको बच्चा पैदा करने के लिए, अबे थोड़ी देर पहले बताया था ना शुरू में, इनको बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए? ये खुद उड़ के नहीं चला जाता कि चल बच्चा पैदा करके आ जाता हूं। इनको बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए? पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट्स का सहारा लेते हैं। तो एक फूल से दूर, और ये पता है किसका पेड़ है? गुलमोहर का। तो यहां लिखा हुआ है गुलमोहर का, भी दिखाता हूं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? तो इस तरीके से यहां पे ये हो गया फिनिश। अब चलते हैं आगे और जरा अपना गुलमोहर का ट्री तू देख ले, कितना सुंदर सा है ना। ऐसा एक अपने बगीचे में भी होना चाहिए, बढ़िया सा पेड़, उसमें डालेंगे हम झूला, और झूले पे हम नहीं झूला, ठीक है, हम झूलेंगे उस पे, ठीक है? तो देखेंगे कहानी कभी ऐसा कुछ होगा। तो चलो आज शुरू करते हैं। अब फाइनली मूव करके आ चुके हैं तुम्हारे और हमारे भाई लोग किस पे? किंगडम एनिमिलिया पे। और अब समझेंगे जानवरों के साम्राज्य की कहानी। और मुझे लगता है ये अब लेक्चर हो जाएगा फिनिश, क्योंकि अभी कैमरा मेरा चल रहा है, देखते हैं कितनी देर और चलेगा। जैसे ही मुझे लगेगा खत्म हो रहा है, चार्जिंग लगाएंगे, 5 मिनट और करेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। शुरू करें, मैं जानता हूं बेटा बहुत थक गया होगा, लेक्चर बहुत लेंथी है,
सब समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? मार्क्स लाने अच्छे, मैं तेरे साथ हूं, तू मेहनत करता रहे, दोनों मिलकर मार्क्स अच्छे लेकर आएंगे इस बार। समझ गया? तो टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे। मम्मी पापा को इस बार प्राउड फील होना चाहिए, है ना? और ये याद रखियो, किससे पढ़ा तो दीपक भाई, भूल मत जाइए यार, तो भूल बहुत जल्दी जाता है ना, फिर कहीं पता चला भूल जाए किसने पढ़ाया, मैं तो खुद पढ़ता था, किसी दीपक भैया ने नहीं पढ़ाया, ऐसा मत बोलिए यार भाई, है ना यार? बता दिया करिए अपने बच्चों को यार, जब तू बड़ा होगा, शादी वादी बच्चे होंगे, किससे बड़े थे बाबा? दीपक भैया से बड़े थे, अब दीपक भैया वो तो बूढ़े हो गए, है ना? तो ऐसा करना है, तो ये बताना है बच्चों को, ठीक है? अब देख आगे शुरू करते हैं, किंगडम एनिमिलिया। तो कहानी शुरू करते हैं किंगडम एनिमिलिया की। हमें समझना है एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम, एनिमल का साम्राज्य, और एनिमल के साम्राज्य की कहानी थोड़ी सी फिर से कॉम्प्लिकेटेड है। फिर बोलेगा हे राम बचा ले मेरे को, पहले समझा देता हूं। तो एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों से चोरी कर लेते। जैसे हमारे तुम्हारे अंकित भैया मेरी रोटी खा जाया करते थे कॉलेज टाइम पे, हाँ वो मेरे कॉलेज टाइम से दोस्त है, ध्यान रखना, ठीक है? वो भाई वो एक ऐसा इंसान है, मैं सच्ची बताऊं, वो एक ऐसा इंसान है। एक किस्सा सुनाता हूं। हुआ क्या था, मैं ना सुबह सुबह मॉर्निंग में ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता था, 5 से लेके 8 बजे तक, और 8 बजे मैं उनको पिक करते हुए कॉलेज जा रहा था। तो मेरे घर पे ना खाना वाना बनता नहीं था भाई। वो एक ऐसा आदमी है, वो क्या करते थे, रोटी तो लाते थे, लेकिन रोटी के साथ ना सब्जी लाते थे, ना अचार लाते थे, ना कुछ। मैं कहता था इस रोटी को मैं खाऊं कैसे? और वो रोटी, बेटा वो रोटी ऐसी होती थी, अगर आरी दे दोगे ना तो आरी से भी नहीं कटती थी। और उसके बाद वो कहते थे कि खा लो इसको। मैं कहता था भैया इसको ना जाके बाहर किसी को खिला दो, मेरे पास की नहीं है, क्योंकि मैं खा तो लूंगा लेकिन पेट कहेगा कि क्या खा लिया पत्थर जैसा। तो भाई वो एक ऐसा इंसान है, ध्यान रखना, उस बेचारे ने मेरा 4 साल पेट पाला है, बिना सब्जी के, बिना अचार के, सिर्फ रोटी खिला के, ठीक है? मैं उनका बहुत एहसान हूं, मैं भी उनको रोटी खिलाऊंगा, टिकाऊ रोटी, आने दो समय, ऐसी मोटी रोटी खिलाऊंगा, हाँ याद रखेंगे वो भी, ठीक है? तो ये याद रखना, मस्ती बहुत मारी है हम लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में। जब लाइव आएंगे ना तब आप लोगों से बात करेंगे। वैसे अच्छा आदमी है बहुत, ठीक है? हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। चलो शुरू करते हैं। तो एनिमल आर मल्टी सेलुलर। एनिमल कैसे होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे मैं अंकित भैया की रोटी पे डिपेंड था, बेचारे रोटी लाते थे, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई हुई है और वो मेरे को टॉर्चर करते हैं, कहते हैं देखिए कौन भिखारी है जो रोटी खा रहा है। मैंने कहा बोल ले बेटा, कोई बात नहीं, उड़ा लो मजाक, हमारा भी समय आएगा, हम भी करेंगे, ठीक है? तो मोस्ट एनिमल शो लोकोमोशन। लोकोमोशन का हम सारे जानवर जो है वो लोकोमोट करते हैं, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा सकते हैं। ओके, हम रैपिड रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस का, चुबाया ओ दर्द हो गया स्टिमुलस, और हमारा कोऑर्डिनेट बिहेवियर होता है। जैसे जब मैं दौड़ता हूं तो दौड़ते वक्त ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही हाथ भाग रहा है, ये दोनों हाथ चलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, समझ गए? हमारे पास एनिमल्स के पास एक सबसे अहम चीज है, नोटोकॉर्ड। क्या होती है नोटोकॉर्ड? अभी ध्यान से, अभी ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। जब जानवरों की शुरुआत हो रही थी तो उनके शुरुआती स्ट्रक्चर में, उनके बैक साइड में, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये एक डॉर्सल, इसको डॉर्सल बोलते हैं। तो डॉर्सल साइड में एक हॉलो का मतलब अंदर से खाली, एक सॉलिड स्ट्रक्चर था जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था। समझ गया? जब जानवरों के बनने की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले वाले जानवरों में डॉर्सल साइड, पीछे की साइड डॉर्सल होती है, आगे वेंट्रल होती है। तो डॉर्सल साइड में एक सॉलिड हॉलो खाली स्ट्रक्चर था जो एनिमल को क्या देता था? फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ना, फ्लेक्सिबल है। समय के साथ वो नोटोकॉर्ड में विकास हुआ और बदलते बदलते आज वो हमारे अंदर, हम सबसे एडवांस है, हमारे अंदर वही नोटोकॉर्ड बदल के हो गया वर्टिब्रल कॉलम। समझ गया नोटोकॉर्ड क्या है? नहीं समझ में कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। समझ गया? तो नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर। आजा भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी कि एनिमल किंगडम के अंदर भी हमें ग्रुप्स पढ़ने हैं। तो कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ने हैं? सबसे पहले आता है नॉन कॉर्डेट्स, जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड नहीं थी। दूसरे आते हैं कॉर्डेट्स, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड तो थी लेकिन वो समय के साथ बदली। नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन से जिनके अंदर नहीं है? पॉलीफेरा, निडारियन, इसको निडारियन बोलते हैं, चिनेटारियन नहीं बोलेंगे कहीं, ठीक है? कहीं चिनेटारियन बोले। ये क्या? प्लेटीहेल्मिन्थ, ये एस्केहेल्मिन्थ, इनको बोलते हैं मोलस्का, इनको बोलते हैं एकाइनोडर्म्स, और इनको बोलते हैं हेमिकॉर्डेट। बहुत सिंपल है, समझा दूंगा, ठीक है? कॉर्डेट जिनके अंदर नोटोकॉर्ड थी, समझ गया? वो कौन कौन से हैं? पहले प्रोटो, पहले वाले कॉर्डेट, और बाद में वो चेंज हो गई। अबे ये बार बार कैसे खुल जाता है? पता चला बच्चे बोलेंगे यार क्या आप छपरी मार से, है ना? तो मैं यार पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, खुल गया यार, ऐसे ही शुरू में हो गया यार, मुझे पता ही नहीं चला भाई, ये खुल गया अपने आप। मैंने कहा ये कौन पढ़ा रहा है? मैंने कहा ये तो ऐसा लग रहा है कि छपरी मास्टर है। नहीं यार, ये अपने आप खुल जाता है, मुझे पता ही नहीं चल रहा फ्लो में, ठीक है? तो ध्यान रखना,
तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटोकॉर्डेट, और यहाँ क्या आ गया, वर्टिब्रेट। तो प्रोटोकॉर्डेट पहले वाले यहीं खत्म हो जाएंगे, वर्टिब्रेट में 4 आएंगे, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमिलिया। शुरू करूं, सबसे पहले वो शुरू करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा, अब देख ध्यान से देखियो, ये जानवर है। कहां से जानवर है? इसके अंदर हाथ है, ना पैर है, ना नाक है, ना मुंह है। कहां से जानवर? जानवर है। सबसे नीचे दर्जे का एनिमल है, सबसे नीचे दर्जे का, हम सबसे ऊंचे दर्जे के कॉम्प्लेक्स एनिमल है। शुरू करूं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग। इनके पास छोटे छोटे होल्स हैं, इस ऑर्गेनिज्म के पास छोटे छोटे होल्स हैं, जिनके थ्रू ये वाटर लेता है, खाना लेता है, सारी चीजें करता है, और इसके पास सिंगल माउथ है, यहीं से सारी चीजें आदान प्रदान करता है। मतलब खाने को यहां से ले लेगा और यहां से बाहर निकाल देगा। बोल समझ गया? ये कहीं मूव नहीं कर सकता, ये पानी में पाया जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं, लेकिन टिश्यू नहीं बनाते। अब तेरे दिमाग में आएगा भैया ग्रुप ऑफ सेल इज नोन टिश्यू। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सेल्स की एग्रीगेशंस है, सेल्स इकट्ठा हो गए थे बहुत सारे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें टिश्यू नहीं है, सेल्स इकट्ठा होते हैं, ध्यान रखना। तो ये सबसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये क्या करता है, यहीं से ऑक्सीजन लेता है और खाना लेता है। समझ गया? अपने वेस्ट को रिमूव करने के लिए सिंगल माउथ है, माउथ से ही रिमूव कर देता है। ये कहीं मूव नहीं कर सकता, ये सेसाइल है, और ये पानी में पाया जाता है। बोल समझ में आया? ये बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तेरे को इमेज है, ये एनसीईआरटी की इमेज है बेटा, ये अपनी भैया वाली इमेज, इससे समझ में आएगा। अगला देख, अगला है निडारियंस। क्या होते हैं निडारियन? आज समझाता हूं। तो निडारियंस पहली बार सेल से मॉडिफाइड हुआ और बना टिश्यू। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? टिश्यू पाया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म में ये है हाइड्रा। जिंदगी में पहली बार देखो, हाइड्रा हाइड्रा सुनते रहते हो, ये दोनों पानी में पाए जाते हैं। समझ गया? ध्यान सुनियो, हाइड्रा के पास ये इसका मुंह है, यहीं से खाना लेता है और यहीं से खाना बाहर निकालता है, खाता भी यहीं से निकालता है, सिंगल माउथ। ठीक है, इसके पास ये दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे कोई इसको खाना नजर आया एकदम से लेगा, भंड से उसके अंदर टेंटिकल घुसा देगा, और जैसे टेंटिकल घुसाया बेचारा वो सुन्न हो गया, वो पैरालाइज हो गया, वहीं मर गया। और मरने के बाद धीरे धीरे उसको वहीं खाना शुरू करेगा और खाते 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 माउथ में डाल देगा, और फिर नीचे ले जाएगा, और जब डाइजेस्ट हो जाएगा बाहर फेंक देगा, खत्म हो गया। ये सिंपल है कि नहीं है? ध्यान से देख, इसके अंदर क्या आता है, हाइड्रा आता है, इसके अंदर क्या आता है, जेलीफिश आते हैं, इसके अंदर कोरल्स, कोरल्स अभी दिखाऊंगा, पत्थर होते हैं, टिश्यू लेवल होते हैं, इनके अंदर टिश्यू होता है, हर एक सेल अपना परफॉर्म एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, इनके टेंटिकल्स होते हैं, जिससे ये क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे। बोल समझ में आया? तो ध्यान रखना। और इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है। और देख, ये होते हैं कोरल्स। आप कहेगा ये कहां से एनिमल दिख रहा है? ये एक एनिमल है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक एनिमल है, और इनको बोलते हैं कोरल्स। आगे चले, अगला आता है प्लैटीहेल्मिन्थ। क्या आता है? प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ को बोलते हैं फ्लैटवर्म, चपटे ऑर्गेनिज्म। ये चपटे ऑर्गेनिज्म, देख ध्यान से, देख ध्यान से, यहां ध्यान सुनियो, ये है प्लैटीहेल्मिन्थ। बोल समझ गया? एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बेटा, इसका नाम है लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं इसको? लीवर फ्लूक। इसको बोलते हैं प्लेनेरिया। क्या बोलेंगे? प्लेनेरिया। जितना बता रहा हूं उतना ध्यान से। ये ठीक है, ये हमारा फ्लैटवर्म। क्या है बेटा? ये हमारा फ्लैटवर्म। अब ध्यान सुनना, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अगर शरीर में आ गए तो हमें बीमार कर देंगे, ये ध्यान रखना। समझ में आया? मैं इसकी कहानी समझाता हूं। ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं बीच में से काटूंगा इसको, क्या ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा? क्या बीच में से काटूंगा दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा? हाँ। तो ये कौन सी सिमेट्री हुई? बायलैटरल। क्या बोलेंगे इसको? बायलैटरल। मतलब बीच में से काटने के बाद दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, बायलैटरल सिमेट्री। बोल समझा? इसके पास भी सिंगल माउथ है, इसके पास भी सिंगल माउथ है, जिससे खाना अंदर बाहर लेता है। समझ गया? जब ये शरीर में जाता है, ये हमारी आंतों में जाके धंस जाता है। क्या तुझको ये दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है तेरे को? ये दिख रहा है तेरे को? ये सब दिख रहा है। इनको बोलते हैं हुक्स एंड सकर, इसके दांत। तो ये ध्यान रखना, इसके पास ये दांत हैं। कौन कौन से? हुक्स एंड सकर, बड़े पैने दांत होते हैं इस असुर के पास। तो ये क्या करता है, जैसे शरीर में गया, आंतों में इसको ऐसे धसा देगा अपने हुक्स एंड सकर को, और लिपट जाएगा। अब तुम कितना भी पानी पी लो, ये बाहर नहीं आने वाला, ये यहां ऐसे लिपट जाएगा और यहां से न्यूट्रिशन खाता रहेगा और पेट में कीड़े हो जाएंगे। बोल समझ में आया? बोल समझ में आया? हमें ये हार्म करता है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है ये किसी भी चीज में। और ये भी कहां पाया जाता है? वाटर के अंदर पाया जाता है। समझाता हूं तेरे को, जल्दी बोल। बायलैटरल सिमेट्री, इसकी जो बॉडी होती है आगे से और सामने पीछे से चपटी होती है, चपटी, इसको बोलते हैं फ्लैटवर्म। तो ध्यान रखना, ये चपटी होती है। समझ गया? तो इनकी जो डिस्टिंक्ट हेड एंड बैक होता है, समझ गया? इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, किसके लिए? वाटर को एलिमिनेट करने के लिए या खाने को एलिमिनेट करने के लिए। फ्लैटवर्म ये पैरासाइट होते हैं, इनके पास हुक्स एंड सकर होते हैं, और हुक्स एंड सकर उनको होस्ट से, होस्ट का मतलब हम लोगों से अटैच होने में हेल्प करते हैं। समझ गया?
समझ गया? खत्म होने वाला है चैप्टर, खत्म होने वाला है, टेंशन मत ले। हाँ मैं जानता हूँ बहुत लंबा हो रहा है बेटा, मैं समझ रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सारी चीजें पढ़ानी है। मैं तेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगा या गद्दारी नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसा कर दूंगा छुड़वा दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो मैं सब पढ़ाऊंगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा, पर यार तूने इतना प्यार दिया है तो यार मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरे को सारी चीजें पढ़ाऊं, ठीक है? तो मैं पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है? कोई बात नहीं, तू थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ले। किसने बोला तेरे को एक साथ पढ़ने के लिए? तो आज आधे घंटा पढ़ ले, कल इसको आधे घंटा पढ़ ले, परसों इसको आधे घंटा पढ़ ले, पूरा लेक्चर हो जाएगा। एक साथ नहीं पढ़ा जा रहा तो आप ऐसा कर सकते हो। शुरू करें। अब आता है राउंड वॉर्म। देखो राउंड वॉर्म क्या होता है, ये है राउंड वॉर्म, ये भी पैरासाइट है। अगर ये शरीर में चला गया तो ये बीमार कर देगा। बेटा किससे बहुत सारे हैं, सुनाने को मैं इस पे ऐसे ऐसे किससे सुना सकता हूं, मजा आ जाए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा और उतना सिलेबस में भी नहीं है ना? तो मैं सारी चीजें ऐसे फटाफट खत्म करूंगा। तो ये है हमारे पास, बड़ी है हमारे पास फीमेल, याद रखना इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। तो फीमेल साइज में बड़ी होती है, मेल साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। इनके पास क्या होता है, सेपरेट माउथ एंड एनस होते हैं। तो याद रखना इनके पास मुंह अलग होता है और हाँ मुंह अलग होता है और एनएस अलग होता है। हाँ एनएस की हिंदी नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान रखना। तो राउंड वॉर्म इलोंगेटेड होते, लंबे होते हैं और सिलिंड्रिकल गोल बॉडी होती है, समझ गया? देयर बॉडी शेप हेल्प इन एफिशिएंट मूवमेंट थ्रू सॉइल, इनको मूव करती है सॉइल में, वाटर में और होस्ट में। शरीर के अंदर चला गया ना तो ये ऐसे रेंगता हुआ आगे चलता है, शरीर के अंदर ये मूव करता है। हाँ भाई समझ गया? तो ये ध्यान रखना, समझ गया? दे हैव सिंपल इंटरनल ऑर्गन, बहुत सिंपल इंटरनल ऑर्गन, टू ओपनिंग है, माउथ और एनस। ये मेल एंड फीमेल वॉर्म्स आर सेपरेट। इनके सेक्सेस कैसे होते हैं, अलग अलग, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होती हैं। और नीमाटोडा भी, ये भी हमारा यहां पे हो गया खत्म, समझ गया? अब चलते हैं एनेलिडा। एनेलिडा क्या होते हैं, ध्यान सुनना। एनेलिडा का मतलब होता है एनुलस। क्या है एनेलिडा का मतलब? एनुलस। एनुलस का मतलब होता है रिंग्स। एनुलस का मतलब क्या है? रिंग्स। ध्यान से सुन। क्या तुमने बेटा ये देखा है, क्या तुमने ये देखा है हिरुडिनिया, इसको लीच बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अर्थवर्म, और इसको क्या बोलेंगे, नीरिस, इसको बोलते हैं नीरिस। समझ में आया? तो हमारे पास तीन ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से? ये हमारी लीच, ए चलना रे, ये हमारी लीच, ये हमारा क्या है अर्थवर्म, और ये हमारी है नीरिस। ध्यान रखना, क्या तुमको इनके पास ये रिंग्स दिख रही हैं? इनको बोलते हैं एनेलिडा। तो एनेलिडा का मतलब एनुलस, एनुलस का मतलब रिंग्स, तो इनके पास रिंग्स होती हैं, समझ गया बेटा? और ये उन्हीं रिंग्स की मदद से इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता हो। इसके पास ना न्यूरल सिस्टम है, मतलब दिमाग इसको संकेत देता है, ए बॉडी को मूव करा, ए बॉडी को मूव करा, तो संकेत जाता है पूरे शरीर में। फिर शरीर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से मूव करता है, समझ गया? है ना सिंपल? हाँ भाई आगे आ जा, चल ध्यान से सुन। तो जल्दी बता, एनेलिडा में क्या आता है? यूजुअली अर्थवर्म्स आते हैं। इनकी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, नर्व सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेशन करता है। इसके बाद इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होती हैं जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं ताकि मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाए। और ये सीलोम क्या है? सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब ये हो गया इनका नर्वस सिस्टम, ये हो गया इनका शरीर, और शरीर बीच में से खाली है, खोखला है, इसको बोलते हैं सीलोम, बॉडी कैविटी। मतलब अंदर से और बाहर के बीच में गैप है इनके शरीर में, हाँ इसको बोलते हैं सीलोम, बॉडी कैविटी। समझा? समझ गया? अब आगे चलते हैं आर्थ्रोपोड। देख आर्थ्रोपोड का मतलब क्या होता है। आर्थ्रोपोड एक सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, जिसके अंदर सारे के सारे आते हैं इंसेक्ट्स। तो इसके अंदर सारे के सारे क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। और उन इंसेक्ट्स का सारे के सारे जो हाथ पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। तो उनके अपेंडेजेस कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं। आ देख ध्यान से, इनके अपेंडेजेस देख पा रहा है बेटा? इनके लेग्स देख, क्या इन पे जॉइंट्स हैं कि नहीं है? तो इनके लेग्स में क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनके लेग्स में क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? आर्थ्रोपोड। और इसमें ज्यादातर क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। सारे के सारे क्या आते हैं? इंसेक्ट। अब ध्यान सुन, आर्थ्रोपोड इंक्लूड इंसेक्ट, क्रैब, स्पाइडर। दिखा दिया। इनकी बॉडी में भी सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्या होता है? डिफरेंट बॉडी सेगमेंट्स आर स्पेशल, डिफरेंट, हटा किसी काम का नहीं है। दे हैव एक्सटर्नल स्केलेटन, जिसका किसका बना होता है? चिटिन का। मैंने तेरे को बताया था कि शुरू में कि इनकी जो हड्डियां हैं वो एक अलग केमिकल की हैं, चिटिन की। इसको कितना भी पीट ले ये नहीं मरने वाला, कहता मेरी हड्डियां चिटिन की बनी है, समझ में आया? तो इसमें कॉकरोच भी आता है, इसलिए नहीं मरता, क्योंकि इनकी हड्डियां शरीर के बाहर है। एक्सोस्केलेटन, देखना हड्डियां इनके शरीर के बाहर नहीं दिख रही है, हाँ इसलिए नहीं मरता ये। बोल समझ गया कि नहीं? ओके।
इट रिड्यूसेस वाटर लॉस, और हड्डियां बाहर होने की वजह से इनके शरीर में पानी की कमी नहीं होती। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इट सपोज पावरफुल मसल, और मसल्स को तगड़ा सपोर्ट देता है और हमसे लड़ने में हेल्प करता है। मार ले झाड़ू, मुझे कुछ नहीं होगा, समझ गया। तो ये फीचर क्या करता है, इनको जब पानी की कमी हो जाती है उस समय इनको सर्वाइव कराने में हेल्प करता है। पानी की कमी हो गई, पानी निकल ही नहीं रहा, हड्डियां बाहर है, सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है। ये समझ में आया, ये समझ में आया रे, बहुत बढ़िया। अगला आता है मॉलस्क। फिर 2-3 स्लाइड्स और। हो भाई साहब बहुत थक गया यार, बहुत लेंथी लेक्चर है, कसम से बता रहा हूं यार, बहुत मेहनत लग रही है भाई। ध्यान से पढ़ियो, सच बता तेरे लिए कर रहा हूं, ईमानदारी से। बहुत मेहनत लग रही है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत। ये स्लाइड्स बनाने में मेरे को रात दिन की मेहनत लगी है। सुबह 6 बजे तक मैंने स्लाइड्स बनाई है, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तुम लोगों के लिए। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना, कमेंट करना, मैं हेल्प करूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। आजा, अब करते हैं मॉलस्क। मॉलस्क क्या होते हैं, आ देख ध्यान से। मॉलस्क में होता है शेल बियरिंग ऑर्गेनिज्म। क्या तेरे को ये शेल दिख रहा है, इनको बोलते हैं शेल बियरिंग ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से, इसको बोलते हैं विसरल हम्प। क्या बोल, फिर से निकल गया क्या यार, ये क्या है बार बार। इसको बोलते हैं विसरल हम्प। क्या बोलेंगे, विसरल हम्प, समझ गया। इनको बोलेंगे मस्कुलर फुट। क्या बोलेंगे, मस्कुलर फुट, समझ गया। ये ध्यान रखियो। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से, ध्यान से सुनो। डिस्टिंक्ट हेड, पहले इनकी खोपड़ी होती है, समझ गया। उसके बाद क्या होता है, मस्कुलर, ये क्या हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, ये हो गया हम्प जो ऊपर होता है। उसके बाद यहाँ पे इनका होता है हेड, और नीचे की तरफ ये क्या होते हैं इनके, ये होते हैं मस्कुलर फुट। तो जल्दी बताएं, इनकी बॉडी 3 पार्ट में है, कौन कौन सा, हेड, मस्कुलर फुट, और साथ में क्या होता है, हम्प। बोल समझ में आया कि नहीं आया, अभी दिखाया। बड़ा सा वो जो ऑक्टोपस में ना वो हम्प है, जहां आंखें लगी हैं वो हेड है, और जो पैर है वो उसके फुट है, समझ गया। इसमें इंक्लूड होते हैं स्नेल, स्क्विड एंड ऑक्टोपस, समझ गया। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है दिल धड़क रहा है, किडनी काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं कर रहा, इनके सारे ऑर्गन आपस में अटैच्ड होते हैं। क्या तुम लोगों को ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्या ये भी क्लियर है, ओके भाई। अब चलते हैं एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा क्या होता है, एकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड, नुकीले शरीर वाले। तो इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है। अगर मैंने इनको फेंक के मार दिया तो ये सुई जैसा चुभ जाएगा किसी को, तो इनको बोलते हैं एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये कैसा होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है। ध्यान से सुन, इसके अंदर क्या आता है, इंक्लूड होता है स्टारफिश, तेरे को दिखाया, और सी अर्चिन, समझ गया। इनका जो शरीर होता है हार्ड इंटरनल, शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जैसे हमारी हड्डियां बनी हुई है। इनके पास नोटोकॉर्ड है। बता जल्दी नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है, जल्दी बोल। डोर्सल पीछे की साइड, हॉलो अंदर से खाली, सॉलिड नर्व कॉर्ड, समझ, सॉलिड एक क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड, समझ गया, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। हाँ, डू नॉट हैव, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, तो सॉरी, आई एम सॉरी, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड वाली तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। दे हैव इंटरनल स्केलेटन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इनके पास इंटरनल स्केलेटन होता है जो इनको क्या करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। इट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोल मूवमेंट, जो इनको बॉडी मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। और यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा हो गया फिनिश। बेटा मैं जानबूझ के इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और हार्डली अब 2 स्लाइड बचे और चैप्टर हो गया पूरा का पूरा फिनिश। अब आता है प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट वो हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड फाइनली दिखाई दी। इनमें इससे पहले वालों में नोटोकॉर्ड नहीं थी, इनके अंदर नोटोकॉर्ड दिखाई दी, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट। तो याद रखना इसमें कौन कौन आते हैं, एम्फिओक्सस। तो देखो मेरे भाई, क्या तुम लोगों को ये इमेज दिखाई दे रही है, एम्फिओक्सस। इनके अंदर मुझे पहली बार क्या दिखाई दिया, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो इनकी बॉडी को सपोर्ट करने का काम कर रहा था। जैसे मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी है, वो मेरे अंदर है, ठीक है। बताता हूं कहां से आई थी, समझ गया। तो इनके अंदर क्या दिखाई दी, फर्स्ट टाइम नोटोकॉर्ड हमें दिखाई दी, जो इनको क्या करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। और ये प्रिमिटिव कॉर्डेट है। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स का मतलब मुझसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म है, मैं कॉर्डेट्स हूं, मैं वर्टिब्रेट्स हूं, मुझसे पहले वाले प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, समझ गया। तो मेरे पूर्वज हो गए ना, तो ये मेरे पूर्वज है, ऐसे समझिए, समझ गया, हम लोग सबके पूर्वज हैं, समझ गया। ध्यान रखना, दे हेल्प अंडरस्टैंड हाउ एनिमल नोटोकॉर्ड इवॉल्व फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म। और इन एनिमल्स की मदद से हम समझ सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमारे अंदर कैसे बनी। और फाइनली अब मैं अपनी स्टोरी, हम सब की स्टोरी समझा रहा हूं, शेर की, चीते की, इंसानों की जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, और उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। और फिर चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। तो 2-3 स्लाइड और हैं, फिर चैप्टर फाइनली हो जाएगा फिनिश। आप वर्टिब्रेट समझते हैं, देख भाई वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं।
तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फाइनली मुझे क्या दिया, ये जो नोटोकॉर्ड थी ना, ये समय के साथ बदली, विकास हुआ, और विकास होने के बाद क्या बनी, रीढ़ की हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। समझ गया, बैकबोन बोलते हैं। तो ये वहां से आई है, विकास हुआ उसमें समय के साथ। इजी है कि नहीं है? ओके, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, देख ध्यान से, ये ब्रेन हो गया, ब्रेन से जुड़ी हुई एक नर्व होगी स्पाइनल कॉर्ड, और ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, जो सिर्फ इस चीज को बचाने के लिए हमारे शरीर में डाली थी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले चैप्टर में, पढ़ना जाके रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, समझ गया। इट हेल्प इन एफिशिएंट मूवमेंट, ये हमारे एफिशिएंट मूवमेंट में हेल्प करेगी। हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है, सारे ऑर्गन्स हमारे जुड़े हुए हैं, और वर्टिब्रेट्स के अंदर फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स आते हैं, जो अभी हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ने, बस आपको इतना ही पढ़ना था। समझ में आया? और मुझे ऐसा लग रहा है, देख लो बेटा, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे वर्टिब्रेट्स हैं। इन सभी के अंदर, इसके अंदर भी रीढ़ की हड्डी है, इसको काटूंगा तो इसके अंदर भी रीढ़ की हड्डी, काटना नहीं है वैसे, इनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी, आप देखना जानवर के स्केलेटन सब में रीढ़ की हड्डी है। बोल समझ में आया? समझ में आया? तो फाइनली अभी हमारा चैप्टर होने वाला है खत्म भाई। अब चलते हैं, मुझे लग रहा है कैमरा भी हीट हो रहा है, आज जल्दी से मैं खत्म ही कर देता हूं इसको। अब आते हैं थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी पे। यार मैं एक बार चार्ज कर लूं क्या? बस 2-3 स्लाइड्स और बची हैं, मेरे को 5 मिनट देना, मैं इनको चार्ज करके आ रहा हूं, जाना नहीं है, बस हार्डली 2 स्लाइड और चैप्टर खत्म। समझ में आया? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। और अगर मैं वहां नहीं देख पा रहा हूं तो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करना है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, चाहे आधी रात में करनी पड़े। अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, मेरे को टाइम भी नहीं मिला, लेकिन मैं अभी जैसे लेक्चर से फ्री हो जाऊंगा तुरंत जाऊंगा, उन सभी बच्चों का समाधान करूंगा, उनसे जो भी प्रॉब्लम है हेल्प करूंगा। तो आ रहा हूं, बस हार्डली 2 स्लाइड बची है, जाना नहीं है, कैमरा चार्जिंग लगा रहा हूं, ठीक है बेटा, बस 2 स्लाइड और, जाना नहीं है। तो फाइनली तेरे भैया ने कर लिया लास्ट बार कैमरा चार्ज, और हार्डली बचे 2 स्लाइड। फटाफट खत्म करते हैं और चैप्टर को खत्म करके एकदम से रेस्ट लेंगे, थक गए होगे तुम लोग भी यार, बहुत टाइम हो गया है ना। तो चलो आ जाओ, देखते हैं इसको खत्म करते हैं। तो देखो हमने क्या करा, 2003 में एक फ्रॉग डिस्कवर करा जिसको बोलते हैं पर्पल फ्रॉग, ठीक है बेटा। ये फ्रॉग जमीन के अंदर धंसा हुआ था, लेकिन जैसी बरसात आती थी ये बाहर आ जाता था, क्या करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। मैंने तभी पकड़ लिया। अब इसका जो नाम है वो पता है किसके नाम से लिया गया? इट्स स्पीशीज नेम्स कम फ्रॉम सह्याद्री वेस्टर्न घाट हिल्स, तो वहां से इसका नाम रखा गया था। बात समझिए, पर्पल फ्रॉग क्लियर है कि नहीं है? अब ये एनसीईआरटी में ना, ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। देखो याद करना चाहो याद कर लो, पहले भी देखा होगा ना ऐसा फ्रॉग, हाँ ये फ्रॉग ही है, समझ में आ रही है ना लाएगो, हाँ कहीं इसको कहीं और समझ लो, कछुआ बच्चों समझ लो, ये फ्रॉग है, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या है बेटा, क्यों करते हैं इनको डिस्कवर? हम इसलिए करते हैं ताकि हम न्यू ऑर्गेनिजम्स को पुराने ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सके, देखे तो सही क्या कोई चेंजेस आए कि नहीं आए। आ जा, एनसीईआरटी में एक फाइनल टॉपिक और चैप्टर फिर खत्म। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, ध्यान सुनना, मैं यही सारी स्टोरी समझा देता हूं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, ये है मेरे सांगाई डियर, और इनको बोलते हैं फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स, इनको बोलते हैं फ्यूमिट्स। क्या बोलेंगे? फ्यूमिट। तो 1951 में हम लोगों ने देखा कि ये जो सांगाई डियर है ये पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब एक भी प्रजाति नहीं बची। लेकिन 1953 में इनको वापस से रीडिस्कवर करा, और IUCN कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ने इसको कर दिया रेड लिस्ट। क्या कर दिया? रेड लिस्ट। ये वो प्रजाति है जो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे खड़ी है और इसको हमें बचाना पड़ेगा। फ्यूमिट्स क्या होते हैं? ये फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स हैं, ये इनका घर है, इनका सांगाई डियर का घर है, ये याद रखना। और ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में। तो और इसके अलावा इनमें वेजिटेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ध्यान से देख क्या क्या लिखा है, सब यही सब लिखा हुआ है यार, सिंपल है। तो ये क्या है? फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स है फ्यूमिट, इनके पास सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये 1951 में एक्सटेंड हो गया, डिस्कवर किया 1953 में, रेड लिस्ट कर दिया IUCN ने, ठीक है। और ये एंडेमिक डियर है ऑफ मणिपुर। एंडेमिक डियर का मतलब सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है ये, और कहीं नहीं पाया जाता। तो फाइनली तेरे भाई ने एक बार और एक चैप्टर कर दिया खत्म। और अगर कोई भी डाउट आए मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टेंटली कमेंट करना। यार बहुत सारे बच्चों के ना सवाल आ रहे हैं कि भैया हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और हमें फटाफट से ना आप रैपिड रिवीजन डाल दो, क्योंकि 2-2 घंटे का लेक्चर नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल जायज है। मैं क्या करूंगा, मेरा एक प्राइम टारगेट ये था कि टर्म 1 का सिलेबस जल्दी से जल्दी तुम लोगों को करा दिया जाए। सबसे पहले टर्म 1 का सिलेबस कराता हूं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब उनमें एक चैप्टर बचा है, कौन सा? मिक्सचर। मैं फटाफट से मिक्सचर ला रहा हूं 2 दिन के बाद, हार्डली 2 दिन का समय लगेगा इस बार, क्योंकि मिक्सचर ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो 2 दिन के बाद मिक्सचर आएगा, उसके बाद मैं रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चंस डालना शुरू करूंगा। मैं जितने भी सारे के सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट सारी चीजें वो सारी यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। सारी चीजें फ्री में आने वाली है भाई, मुझे पैसे नहीं देने। बच्चे कह रहे हैं भैया आप पेड बैच नहीं निकालने मेरे को पेड बैच। भाई मैं तुम लोगों को फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, यार फ्री पढ़ो ना यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पता नहीं क्यों तुम लोग क्या भैया पेड बैचेस निकालो, क्यों निकाले पेड बैचेस? अच्छा नहीं लग रहा है फ्री में सब कुछ मिल रहा है, पढ़ो यार फ्री में, अच्छी नॉलेज मिल तो रही है। तो सारी चीजें ऐसे ही पढ़ते रहो। और कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करना। दूसरा जाना इंस्टाग्राम पे, कोई भी प्रॉब्लम अगर मैं यूट्यूब पे कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे जाओ, तुरंत मुझे मैसेज करो। और बेटा इसी तरीके से अपने दोनों भाइयों को बहुत प्यार देना, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। हमारे फाइनली 10K की फैमिली पूरी होने वाली है, तो हमने अंकित भैया को और दीपक भैया को बहुत साथ दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलूंगा मैं आप सभी से अगले लेक्चर में, अगले दिन। अब अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे, सी यू सून।